So, hello everyone. I am Siddhi and GPSC क्लास 1-2 के जो लास्ट फाइनल डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स थे उसमें मेरी 14th रैंक आई थी. आई थिंक हमारी बैच बहुत लकी रही उस हिसाब से बिकॉज पेंडेमिक के स्ट्राइक होने से पहले आर रिजल्ट्स गॉट डिक्लेयर्ड. So today I am here to talk about this examination. And क्योंकि the GPSC mains are around the corner, we will specifically try to focus on mains. But before that, we will look through the basics of this examination so that जो नए लोग भी आए हैं उनको भी थोड़ा आइडिया रफ एंड टफ आ जाए कि कैसे ये रहा है सब कुछ. So starting with prelims and then mains and then interview, हम लोग एक स्टेज पे इसको देख लेंगे. तो सबसे पहली बात जो मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम में हमें समझने की ज़रूरत है वो ये है कि प्रीलिम्स और मेंस की जो पढ़ाई है आप अलग से मत करो. सिलेबस पूरा सेम है जनरल स्टडीज़ का. आप एक ही साथ सारे सब्जेक्ट्स कवर कर लेते हैं. बस एक बार आपने पढ़ लिया, करंट अफेयर्स तो आप फॉलो कर ही रहे हो 5-6 महीनों से, तो बस उस चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है. आई फील प्रीलिम्स सिर्फ एक एलिमिनेशन टेस्ट है और अगर हम ऐसा कह सकते हैं तो ये एक आंकड़ों का खेल है. इट्स अ गेम ऑफ फिगर्स. यू जस्ट हैव टू प्ले विथ फिगर्स कि मतलब पिछले साल क्या कट ऑफ रहा है. आप मॉक टेस्ट दीजिए, आप समझिए कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं. वी आर लकी इनफ कि हमारे पास 2 पेपर्स होते हैं. आई होप इस बार भी सेम सिस्टम रहा हो. 400 मार्क्स से कट ऑफ निकलता है. सो आप देख लो कौन सा सब्जेक्ट आपका कहाँ, कौन से पेपर में आपको कितना स्कोर करना है. फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 है, वहाँ पे हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, पॉलिटी, मैथमेटिक्स, सी सेट का पोर्शंस कवर हो जाता है. पेपर 2 में वी हैव ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स रिस्पेक्टिवली. तो आप देख लो आपका कौन सा पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पोर्शन वीक है. उसके हिसाब से कुछ भी करो लेकिन आपको कट ऑफ क्लियर करना है. स्पेसिफिक कोई पढ़ाई, आई डोंट थिंक दैट यू कैन स्पेसिफिकली स्टडी फॉर प्रीलिम्स. ऑल दैट यू कैन डू इज maybe 15-20 days before the prelims you can give mocks so that you will know कि आपके जो तुक्के हैं वो कितने सही जा रहे हैं, आप कहाँ पे मिस्टेक्स कर रहे हो. आप अपना स्कोर बेसिकली ऑप्टिमाइज कर सकते हो. उसके अलावा आई डू नॉट थिंक कि कोई स्पेसिफिक पढ़ाई हम लोग प्रीलिम्स के लिए कर सकते हैं. जस्ट एक बार सिलेबस ठीक से देख लो, आप सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज कर लो, ऑल द NCERTs. इफ़ मैं बुक लिस्ट की बात अगर एक बार कर लें हम तो मैंने लेट्स से स्टार्ट विथ हिस्ट्री. सो हिस्ट्री में वी हैव एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न. तो एंशंट तो मैंने ओल्ड NCERT से ही कवर किया था. 6 to 12 की जो हमारी आती थी उसी में से किया है. मिडिवल ज़्यादा पूछा नहीं जाता है बट आई थिंक देर इज़ स्मॉल पोर्शन अबाउट द भक्ति सूफी मूवमेंट एंड इस तरह के कुछ टॉपिक हैं जो कैटेगोरिकली सिलेबस में दिए हुए हैं, तो वो भी आप NCERT से पढ़ सकते हो. एंड देन मॉडर्न के लिए ऑफ कोर्स यू हैव द मोस्ट पॉपुलर बुक कॉल्ड स्पेक्ट्रम. डू नॉट गो फॉर टू मेनी बुक्स. 1-2 बुक्स लो, उसी को वापस से बार बार आप रिवाइज करें. मैंने टिल डेट हिस्ट्री के लिए इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ा है, कभी नहीं. यस, आर्ट एंड कल्चर के लिए हम लोग नितिन सिंघानिया पढ़ लेते हैं. लेकिन इसमें भी ना काफ़ी सिलेक्टिव पोर्शंस किए थे. पूरी किताब आपको नहीं पढ़नी है. इसके अंदर आर्किटेक्चर काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, इंडियन पेंटिंग्स और उसके बारे में काफ़ी अच्छा दिया है. लेकिन क्योंकि हम लोग GPSC की बात कर रहे हैं, सो यू नीड टू कवर द GPSC पेंटिंग, सॉरी द पेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू गुजरात. सो गुजरात के भी कोई पॉपुलर पेंटिंग्स हुए तो वो आपको अलग से किसी और सोर्स से आप देख सकते हो. कोई भी गुजराती कल्चर की आप कोई भी बुक उठा लें और उसमें से आपको वो बहुत अच्छे से मिल जाएगा. उसके अलावा गुजराती फोक म्यूज़िक, डांस को आपको एक बार देख लेना है. सिलेबस में बहुत ही अलग से उन लोगों ने दिया हुआ है. कुछ फीमेल नॉवलिस्ट के बारे में एक पॉइंट है आर्ट एंड कल्चर में. तो इस तरह के जो अलग से पॉइंट है ना, वो आप गुजरात का जो रिलेटेड है उसको, उसके लिए आप कोई एक सोर्स ढूंढ लें. लेकिन जो इंडियन आर्ट एंड कल्चर है उसके लिए आई थिंक नितिन सिंघानिया काफ़ी अच्छी बुक है. और एक NCERT भी है, थीम्स इन इंडियन आर्ट एंड कल्चर.
तो वो आप एक बार अच्छे से पढ़ लो। उसमें आई थिंक आर्ट एंड कल्चर बहुत अच्छे से दिया हुआ है और बहुत ही प्रॉपर क्या कहते हैं सीरीज में दिया हुआ है। जिस तरह से हिस्ट्री आगे बढ़ती जाती है तो उन लोगों ने उसी तरीके से उसको कवर किया है, तो उसमें आप आर्ट एंड कल्चर वैसे देख सकते हैं। टॉकिंग अबाउट आई थिंक इसके अलावा पॉलिटी, मुझे लगता है पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के अलावा आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी थी। उसके अलावा आप करंट अफेयर्स कर सकते हैं। करंट अफेयर तो आपको करना ही है, जो भी लास्ट 6 मंथ्स में करंट अफेयर्स में चल रहा है, कोई नए बिल्स पास हुए हैं या कोई सेशन चल रहा है या और भी कोई स्टेट और सेंटर्स के बीच में फेडरलिज्म से लगते कोई इशू इस तरह के जो चल रहे हैं, आप उसको ध्यान में रख सकते हैं और उस तरीके से आप पॉलिटी कवर कीजिए। लक्ष्मीकांत इज़ दी आई वुड से बाइबल फॉर polity. You do not need to go for any other book. Geography again NCERT 6 to 12th NCERT only. 6th शुरू कीजिए, आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। 11th और 12th के जो NCERT है मैक्सिमम वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, बट बिकॉज समटाइम्स जो ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं है, जैसा मेरा भी, मैं साइंस स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे मेरे बेसिक्स काफ़ी वीक थे, तो इसलिए मैंने 6th से ही शुरू किया था। 6, 7, 8, 9 की आप एक बार NCERT पढ़ लेंगे तो आपके बेसिक्स काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। बाय द टाइम यू रीड द 11th स्टैंडर्ड NCERT, things become very clear in your head, and geography in specifically you need to be very clear about the concepts, because they tend to ask some analytical questions in geography also. So until and unless आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, आप उन क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाएंगे। देन कम्स इकोनॉमिक्स। नाउ इन इकोनॉमिक्स of course NCERT, I don't think there is NCERT has a lot to offer when it comes to economics. So for the students of DICS specifically I would say कि क्योंकि मैंने UPSC की कोचिंग यहाँ से ली हुई थी, मैंने स्ट्रिक्टली सिर्फ क्लास के नोट्स फॉलो किए थे। तो आप अगर DICS के स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर आप किसी और कोचिंग को फॉलो कर रहे हैं या किसी और स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट का आप मटेरियल रेफर कर सकते हैं, आप वहाँ से इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझ लें। स्पेसिफिकली फॉर GPSC इसलिए क्योंकि GPSC मेंस के हम लोग आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, कुछ बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कभी कभी। अनटिल एंड अनलेस आपकी इकोनॉमिक्स में कुछ फैक्ट्स क्लियर नहीं है तब तक आप आगे कुछ नहीं पढ़ पाओगे। आपको करंट अफेयर्स की काफ़ी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इकोनॉमिक सर्वे और बजट हर साल का जो होता है, दैट होल्ड्स ह्यूज इंपॉर्टेंस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बोथ इन UPSC एंड GPSC। until and unless you're not clear with the concepts of economics, you do not know what all deficits are, you will not be able to understand anything that's going on in economic survey and everything. So please be clear with economics concepts first. मेरे कुछ फ्रेंड्स रहे हैं, उनके साथ भी ये इशू था। उनके दिमाग में क्लियर ही नहीं होते थे कॉन्सेप्ट कि क्या है, कैसा चल रहा है। दे वुडेंट नो एंड डायरेक्टली देन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट द करंट अफेयर्स। आई थिंक दैट गेट्स अ लिटिल प्रॉब्लमेटिक। ऑल्सो इकोनॉमिक्स आई फील इज़ अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, बिकॉज आई सेड once you know the concept ना, you can maneuver around a bit and आप थोड़ा मैकेनिकली के भी आंसर्स को डील कर सकते हैं इकोनॉमिक्स में। उस वजह से मुझे लगता है इकोनॉमिक्स काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इकोनॉमिक बहुत साइंटिफिक सब्जेक्ट मुझे लगता है उस हिसाब से। वंस यू आर क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट ना, तो आप काफ़ी अच्छे से उसको डील कर लेंगे। यस, इसके अलावा एक बुक जो मैं आपको रेफर कर सकती हूँ वो है रमेश सिंह। इसके कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स आप देख सकते हैं, जो भी हमारे सिलेबस में आता है ना शुरू से, इसमें से आप बेसिक्स पढ़ लो, बेसिक्स आप इसमें से समझ लीजिए एंड जस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट विथ करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट उस साल का। फॉर GPSC जस्ट गो थ्रू द गुजरात बजट ऑल्सो, इंडिया का तो है ही, बोथ द थिंग्स यू नीड टू डू फॉर इकोनॉमिक्स। देन आई थिंक पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, geography, we have covered geography, right? So CSAT maths, I don't know what to suggest for that. You know it or you do not know it, and there is no UPSC जैसा criteria नहीं है यहाँ पे कि you have to qualify it or not. So if you know it, well and good for you, you'll score marks in prelims. If you do not know it, skip it or practice it.
not a big deal about that. So we have covered history, we have covered art and culture, politics, geography. What environment? I think yes, environment, one of the most important. Environment, again the same thing, the same that I said for economics. Again यहाँ पे भी आपकी conceptual knowledge काफ़ी important हो जाती है. If you know the concepts really well, आपके prelims में answer elimination बहुत easy हो जाता है. At the same time mains में भी आपको answer लिखने में बहुत ज़्यादा issue नहीं होता है. Environment के लिए मैंने पढ़ी थी शंकर IAS. You read शंकर IAS, पूरी मत पढ़िए, सिलेबस देखिए, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिए, उसके हिसाब से यू जस्ट फिगर इट आउट कि कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछा जाता है एंड एवरीथिंग. आई थिंक इसके में जो लास्ट का पोर्शन है, द कन्वेंशंस एंड एवरीथिंग जो दिया हुआ है, वो पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो प्लीज़ रिवाइज दैट एंड सेम थिंग कॉम्प्लीमेंट इट विथ द करंट अफेयर्स. दैट्स इट. प्लीज़ डू नॉट गो फॉर डाइवर्स सोर्स, डू नॉट डाइवर्सिफाई बुक्स कि मतलब मैं ये बुक भी ले लेते हैं, वो वाली बुक भी ले लेते हैं. डू नॉट डू दैट. स्टिक टू द बेसिक बुक्स, रिवाइज देम अगेन एंड अगेन. रिवाइज करंट अफेयर्स लास्ट 6 months के. आई थिंक इससे बेटर स्टडीज़ आप नहीं कर सकते हो. This is the most, I would say, simple manner you can prepare for any examination. Please stick to all the basics book. I'm repeating this again and again. और बस उसको रिवाइज करते रहें करंट अफेयर्स के साथ साथ. प्रीलिम्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप कुछ मॉक पेपर्स दे दीजिए, अपना को एनालाइज कर लीजिए आप किस हद तक आपके जो आप हम फिगर आउट करके कुछ आंसर्स लेते हैं वो कितने हद तक आपके सही हो जाते हैं. वो सारी चीज़ें आप देख लें एंड जस्ट प्लान इट इन योर माइंड कि आपको बस कट ऑफ क्लियर करना है. वंस यू क्लियर प्रीलिम्स, जस्ट फॉरगेट अबाउट प्रीलिम्स. यू आर डन ओवर देयर. आपके 200 क्रॉस हो गए हैं या आपके जस्ट कट ऑफ क्लियर किया, इट डजेंट मैटर आफ्टर दिस. मैं ये बहुत ही इसको आई वुड एम्पथाइज ऑन दिस इशू दैट प्रीलिम्स के मार्क्स को डू नॉट गेट दैट ओवर योर हेड. ठीक है, क्योंकि एट द एंड व्हाट मैटर्स इज मेंस. मेंस के ही मार्क्स जो हैं वो आपको मेरिट लिस्ट में पहुंचाएंगे, वही आपकी रैंक डिसाइड करेंगे, वही आपको टॉप सर्विसेज में ले जाएंगे. सो मेंस हैज़ टू बी योर अल्टीमेट टारगेट एंड नॉट द प्रीलिम्स. ठीक है, एक बार प्रीलिम्स क्लियर हो गई, फॉरगेट इट. सेम बुक्स, जस्ट अ डिफरेंट मेथड. नाउ व्हाट यू हैव टू फोकस इज राइटिंग. एज आई सेड, प्रीलिम्स आंकड़ों का खेल है, मेंस शब्दों का खेल है. यहाँ पे यू हैव टू राइट द आंसर्स एंड ऑल. विल लुक इनटू इट वन बाय वन, पेपर वाइज पेपर. बट उससे पहले आपको सबको पता ही होगा, आउट ऑफ 1000 मार्क्स विच इज़ द टोटल मार्क्स, 900 is mains and 100 is interview, which will be followed by mains. So of course interview has its own importance, but what plays it games is mains. If you have अगर आपने यहाँ पे कहते हैं ना 6 लगा ली, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा मेरिट लिस्ट में अपनी जगह बनाने का. आई नो फ्यू पीपल जिनके मेंस में बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, इंटरव्यू में उनके मार्क्स एवरेज से भी काफ़ी कम थे, लेकिन फिर भी वो लोग दे कुड मेक इट टू द फाइनल लिस्ट. ओके, सो प्लीज़ प्रायोरिटाइज मेंस. प्लीज़ इसके आपको इम्पोर्टेंस को समझिए और उसको इसकी प्रैक्टिस आप चालू कर लें. जो नेक्स्ट मंथ मेंस होने वाली है उसमें जितने भी स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, अभी बहुत हाई टाइम है, दिस इज़ हाई टाइम. स्टार्ट राइटिंग, गिव मॉक्स, एनालाइज योर सेल्फ एंड जस्ट फिगर इट आउट कौन से पेपर में आपको कैसे करना है, बिकॉज देर आर 6 पेपर्स इन टोटल. ईच ऑफ देम काउंट्स इट टू द मेंस. ठीक है, कोई क्वालिफाइंग पेपर ऐसा नहीं है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज you have 2 language papers, so depending on what your strength is, Gujarati or English, try to maximize your score in that paper. Okay, now we'll look into it one by one. First of all, Gujarati, because I think Gujarati का पेपर सबसे पहले आता है. Now मेरे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं मेरे मार्क्स. मेरे गुजराती में मार्क्स बहुत कम थे. I think the least I scored was Gujarati. And जो मुझे पहले से पता था obviously because मेरी गुजराती कमज़ोर थी लिखने में और मुझे उसमें इशू होते थे.
क्या करना है, उससे ज़्यादा मैं गुजराती में आपको ये बताऊंगी कि क्या नहीं करना है, क्योंकि यू नो when it comes to language papers, I feel uh, both Gujarati and English, please go paper by paper, sorry, question by question. For example, in Gujarati you have like 10 to 12 odd questions, right? So all of different formats. First of all, you understand what is the need कि ये लोग लैंग्वेज के पेपर्स पूछ रहे हैं, बिकॉज यू विल बी वर्किंग एज ऑफिसर्स इन गुजरात गवर्नमेंट. सो ऑफिसर्स नीड टू ड्राफ्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स. ठीक है, ड्राफ्टिंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन ऑफिसर्स लाइफ. गुजराती और इंग्लिश दोनों बहुत ज़रूरी हो जाता है. ये वजह है कि दे आर टेस्टिंग योर लैंग्वेज केपेबिलिटी. लैंग्वेज केपेबिलिटी का मतलब ये नहीं है कि आपकी फ्लुएंसी कितनी है. ठीक है, यू कुड बी इंग्लिश ग्रेजुएट बट यहाँ पे आपका स्कोर काफ़ी कम हो सकता है, और हो सकता है कि आप गुजराती मीडियम में पढ़े हुए लेकिन उसके बावजूद आपका इंग्लिश के पेपर में स्कोर काफ़ी अच्छा है. ठीक है, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ बोथ द लैंग्वेज पेपर्स. Coming to Gujarati language paper, you have essay, you have द पैसेज राइटिंग. आई एम सॉरी मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, लेकिन आप उसका गुजराती ट्रांसलेशन देख सकते हैं. रिपोर्ट राइटिंग है, નિવેદન લખવાનું આવે છે. देन यू हैव ट्रांसलेशन, देन यू हैव ग्रामर ऑफ 20 मार्क्स. सो देर आर डिफरेंट क्वेश्चंस. सो व्हाट आई डिड फॉर गुजराती, बिकॉज मेरी क्योंकि गुजराती वीक थी, आई स्ट्रैटेजाइज्ड इट इन अकॉर्डेंस विथ ईच एंड एवरी क्वेश्चन. मैंने एक मॉक दिया. सो आई रियलाइज्ड कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे मेरा स्कोर उतना अच्छा नहीं है, और ना ही मेरे पास उतना टाइम है कि मैं उसमें अपना स्कोर बहुत ज़्यादा बेटर कर सकूँ. बट देयर वर फ्यू क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल ट्रांसलेशन, फॉर एग्जांपल पैसेज, फॉर एग्जांपल रिपोर्ट राइटिंग. ये 2-3 क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे मैं ठीक स्कोर कर पा रही थी. सो उस तरीके से मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई कि जिन पेपर्स में मेरा स्कोर बेटर हो रहा है, मैं उन क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करूं और उस पर ही ज़्यादा समय दूं, बजाय कि उन क्वेश्चन पे जहाँ पे मैं नहीं कर पाऊंगी. फॉर एग्जांपल द ग्रामर, 20 मार्क्स ग्रामर. मैंने अपनी स्कूल लाइफ में क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं था गुजराती, मैंने ग्रामर पढ़ी ही नहीं थी. तो शॉर्ट स्पैन में गुजराती ग्रामर को स्क्रैच से शुरू करके उसको प्रैक्टिस करके वहाँ पे पढ़ पाना मुझे उतना ज़्यादा फीजिबल नहीं लगा. उसके बजाय मैंने अपना समय निकाला रिपोर्ट्स को प्रैक्टिस करने में और ट्रांसलेशंस में, क्योंकि मैं इंग्लिश बहुत अच्छा समझ लेती थी और मेरी हिंदी ठीक ठाक थी और कुछ मैंने प्रैक्टिस भी कर ली थी, उस वजह से मैं ट्रांसलेशन बहुत अच्छा कर पाती थी. जो प्रेसी राइटिंग था वहाँ पे भी मैं ठीक ठाक कर लेती थी. सो इस तरह से आप लैंग्वेज पेपर्स को डील करें. अगर दोनों में से कोई भी एक पेपर आपको ऐसा लगता है कि आपका वीक है या आपका स्कोर उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पिछले बार भी मेंस दिए हैं लेकिन फॉर सम रीज़न मार्क्स थोड़े कम हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप अपने पेपर्स को देखें और उसमें समझिए कि कहाँ पे आपके कौन से क्वेश्चंस में मार्क्स कट रहे हैं, और फिर आप उसको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन डील करें. अदरवाइज पूरी चीज़ तो परफेक्शन शायद ना भी मिल पाए. मिल भी सकता है सबके, अगर आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी स्ट्रांग है, पेपर स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी टफ हो जाता है वो चीज़. तो टाइम लैक जब हो आपके पास, तब आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन जाएं और हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें. मॉक दे दें, 1 दें, 2 दें, 3 दे दें, देख लें कि आपके कहाँ मार्क्स कट रहे हैं, किस हिसाब से हो रहा है. इस तरीके से आप लैंग्वेज के दोनों पेपर्स करें, लेकिन मेक श्योर कि यू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन बोथ द लैंग्वेज पेपर्स. I think both the language papers are the most scoring out of all the 6. Because see, essay is also very scoring. But what happens in essay is, essay gets a very open-ended paper. वहाँ पे कोई syllabus नहीं है, you know, there is no syllabus of essay कि नो डिमार्केशन की इस एरिया से पूछा जाएगा. ऑल्सो आपको बहुत ज़्यादा वर्ड्स में लंबे लंबे ऐसे लिखने होते हैं. सो समटाइम यू टेंड टू आप रास्ते से थोड़ा भटक से जाते हैं लिखते लिखते. बट ओवर हियर इन बोथ द लैंग्वेज पेपर्स you have a well defined syllabus, well defined word limit, so you can actually strategize in your mind कि आप हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम मैक्सिमम देना अफोर्ड कर सकते हैं, because time management also is a part of writing means, right? So when you give mocks, प्लीज़ ऑब्जर्व योर सेल्फ कि आप कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम डाल रहे हो
और उसके हिसाब से उस रेशियो में आपको मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। अगर नहीं मिल रहे हैं, यू नीड टू रीथिंक, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। जब हमारे एग्जाम्स हुए थे, मेरा गुजराती का पेपर हुआ था, मेरी स्ट्रेंथ एज आई सेड वाज ट्रांसलेशन एंड रिपोर्ट राइटिंग एंड द पैसेज थिंग। बट मैंने शुरू से सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में पेपर था ना, उस सीक्वेंस में शुरू किया। तो फिर मुझे ऐसे लिखना था, तो मैंने ऑलमोस्ट 30-40 मिनट्स तो सिर्फ ऐसे में निकाल दिए। उसके बाद आई डिड अ पैसेज, उसके बाद 2-3 जो और क्वेश्चंस थे। बाय द टाइम लास्ट के कुछ 10-15 ही मिनट बचे थे कि मेरे पास ट्रांसलेशन वाला जो क्वेश्चन, जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, वो करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। ठीक है, तो उस वक्त मैं फिर काफ़ी नर्वस हो गई थी कि एनीवेज आई डू नॉट हैव टू मच स्कोप टू स्कोर मार्क्स इन द लैंग्वेज पेपर एंड नाउ आई हैव स्क्रूड इट अप बाय डूइंग दिस। सो प्लीज डोंट डू सच थिंग्स व्हेन यू गिव मॉक्स इन लैंग्वेज पेपर स्पेसिफिकली। प्लीज सी टू इट कि आप हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, ओके। सो हर एक क्वेश्चन पे आप कितना टाइम दे रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन बोथ द लैंग्वेज पेपर्स। सेम वे इन इंग्लिश, सेम वे, नो अदर स्ट्रैटेजी। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आप जाओ। ठीक है, आपकी अगर इंग्लिश कमज़ोर है तो जो चीज़ मैंने आपको बोली आप प्रैक्टिस करें, हर एक क्वेश्चन को पर्टिकुलरली देखें। लैंग्वेज पेपर्स में एक और फ़ायदा ये है ना कि वहाँ पे ये रिपोर्ट्स और इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, उसके सेट फॉर्मेट होते हैं, सबके फॉर्मेट्स हैं। तो भले ही आपको कंटेंट को लेके इशू हो रहा हो, जैसे मुझे इशू था कि मैं कंटेंट में ड्राफ्टिंग कैसे करूँगी, कभी ग्रामर ऊपर नीचे हो सकती है, बट आई मेड श्योर कि मैं फॉर्मेट में बिल्कुल भी गलती नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, और आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, कुछ टॉपर्स की मार्कशीट्स आपको, आंसर शीट्स मिल जाएंगी। तो उसमें आप देखें कि कैसे कैसे मार्क्स कट जाते हैं फॉर्मेट में, माइनर कॉमा एंड एवरीथिंग, अननेसेसरी कॉमा एंड एवरीथिंग, यू नो, उसमें भी डिडक्ट हो जाते हैं काफ़ी मार्क्स। तो ये सारी चीज़ों को आप देखो एक तरीके से किस तरह से मार्क्स करते हैं। प्लीज़ मेक श्योर कि आपके फॉर्मेट्स वो हैं वो परफेक्ट हैं। अलग से मार्क्स ही होते हैं फॉर्मेट के, आपका फॉर्मेट पक्का है ना तो 10 में से 4 मार्क्स आपके फॉर्मेट के आ जाते हैं। सो मेक श्योर कि आप परफेक्टली मॉक्स के दरमियान फॉर्मेट्स को देख लो, और जो मेन बॉडी है उसके ऊपर आपको काम करना है। बोथ द लैंग्वेज पेपर्स, वर्ड लिमिट में आपको स्पेसिफिकली प्रैक्टिस करना है। डू नॉट ट्राई टू एक्सीड इट, वर्ड लिमिट आपको एक्सीड नहीं करनी है। कुछ पेपर्स में मैंने देखा है कुछ लोग नीचे ना लिख भी देते हैं ब्रैकेट में पूरा आंसर लिखने के बाद, कि जैसे फॉर एग्जांपल 60 इज़ द वर्ड लिमिट, तो नीचे वो लिख लेंगे कि 65 वर्ड्स ऐसा। तो शायद आप ये भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू हाईलाइट द फैक्ट दैट आपने वर्ड लिमिट के अंदर ही ये लिखा है। बट मेक श्योर कि लैंग्वेज के पेपर्स में आप कहीं पे भी मार्क्स लूज ना करें। आई एम अगेन सेइंग दिस, द मोस्ट स्कोरिंग पेपर आर दीज टू, द लैंग्वेज पेपर्स। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स ओवर देयर। मुझे आज भी ऐसा लगता है कि अगर मैंने गुजराती में थोड़ी और मेहनत कर ली होती, या फिर इंग्लिश की जो 20 मार्क्स का ग्रामर आता है उसमें मेरे 2-3 क्वेश्चंस गलत हो गए थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेरे सही होते तो शायद रैंक थोड़ी और अच्छी हो जाती। बट नो इश्यूज़, एज लॉन्ग एज you know you just have to fight for each and every marks in मेंस एग्जामिनेशन। क्योंकि अगर आप लोग मेरिट लिस्ट देखिए, आप लोगों ने फाइनल आप लोग देखिएगा कभी, जैसे फॉर एग्जांपल रैंक 1 और 2 के शायद कभी बहुत ज़्यादा उनके मार्क्स का डिफरेंस आ सकता है, लेकिन देखिएगा आप थर्ड रैंक के बाद ना मार्क्स के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 0.3 0.5। सो फॉर एग्जाम्पल 643 हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट का होगा 643.2 0.7, इस तरह का डिफरेंस आ जाता है मेरिट लिस्ट में। सो जस्ट इमेजिन लाइक 1 मार्क ऑफ डिफरेंस विल जस्ट शेक यू फॉर 4 to 5 ranks. So that shouldn't, so just take that into consideration. Each and every mark, each and every fraction of mark you have to fight for, and that can be done in the best possible manner in both the language papers. Try to maximize your score in both the language papers. ठीक है, इसके अलावा कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो हम लोग वो आगे देख लेंगे। फॉर नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेपर विच इज़ द एसे। आई थिंक सबसे ज़्यादा लोग डरते जो हैं वो एसे में हैं। वी हैव 3 एसेज राइट, और 3 hours. Now
after language papers, I feel the most scoring paper is essay, because नंबर वन इट्स एन ओपन एंडेड थिंग. ठीक है, इस चीज़ के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है. कोई बाउंड्रीज नहीं है आपके पास. यू कैन राइट what you know and what you feel like will be right for that question. But what I would say mistake that aspirants do when it comes to essay paper is, क्योंकि there are back to back 3 essays that are to be written. What happens is, for example, first essay आपने बहुत अच्छा लगा 35 marks, फिर सेकेंड वॉज ओके 25, एंड थर्ड इतना बुरा होता है ना कि 10 marks और समथिंग, और इतने मार्क्स मिलते हैं. ठीक है, आप उसको समझें कि कम मार्क्स भी बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं अगर आपका ऐसे बहुत बुरा होता है. तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो आपका टोटल काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके मार्क्स में बहुत बड़ा डिप आ गया है. ठीक है, एट द सेम, तो ये चीज़ ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि टाइम मैनेजमेंट भी उसमें एक बहुत बड़ा इशू होता है. 3 आवर्स में आपको 3 ऐसे लिखना है, 3 अलग अलग टॉपिक्स को देखना है. मतलब थोड़ा टफ ऐसे का पेपर उस एंगल से हो जाता है. दैट्स वाई मैंने कहा था कि लैंग्वेज पेपर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं और उसके बाद आता है ऐसे का पेपर. बट अगेन आई वुड से प्लीज़ प्रैक्टिस ऐसे पेपर्स. आई नो अ फ्यू कैंडिडेट्स जिनके ऐसे में बहुत मतलब 80-90 तक उनका स्कोर गया है. मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हो ही नहीं सकता, करते हैं लोगों का स्कोर जाता है. इन ऑल द 3 एसेस दे डू स्कोर 30, 35, 40 तक मार्क्स चले जाते हैं उन लोगों के. ओके, सो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल एज लॉन्ग एज यू प्रैक्टिस इट. ऐसे में वन मोर थिंग यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज प्लीज़ बी क्लोज टू योर टॉपिक. आपने अगर टॉपर्स की आंसर शीट्स भी देखी ना, तो वहाँ पे कभी कभी कमेंट्स आते हैं कि टॉपिक से हट गए हैं या इट्स नॉट क्लोज टू द टॉपिक और समथिंग लाइक दैट. तो वो क्यों होता है ना, क्योंकि आप फॉर एग्जांपल जीपीएससी में ना 2 साल से मैं ये चीज़ देख रही हूँ, लंबे लंबे ऐसे के क्वेश्चंस आते हैं. लाइक लिटरली जैसे आपको वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस दे रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन के बारे में भी है फॉर एग्जांपल, तो 3 लाइन का कोई बड़ा सा स्टेटमेंट होगा, तो आपको उसी कंटेक्स्ट में पूरा ऐसे आपको लिखना है. इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं. कभी कभी जस्ट 1 लाइन, एक लाइन दे देंगे आपको, उसमें ऐसे लिखना है. ठीक है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऐसे टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. प्लीज स्पेंड अ फ्यू मिनट्स टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. ईच एंड एवरी लाइन आप अच्छे से देख लें. जब 3-4 लाइन का क्वेश्चन होता है, तो व्हाट एग्जैक्टली दे आर आस्किंग. हमारे टाइम पे एग्रीकल्चर पे क्वेश्चन था, आई रिमेंबर. तो एग्रीकल्चर ऑब्वियसली अगर आप 6 मंथ्स 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एग्रीकल्चर पे 5-6 पेजेस लिख लेना इज़ नॉट अ बिग डील. So everyone was happy that yes, agriculture, and everyone, most of the candidates chose that topic. But स्कोर सबके नहीं हुए थे उस पेपर में, उस टॉपिक में. क्यों? क्योंकि एज आई सेड, इन ऐसे इट इज़ वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड. आप टॉपिक से बहुत ही ईजिली हट जाओगे. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है. प्लीज़ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, रीड इट, स्पेंड 5 to 7 minutes टू जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. क्या पूछ रहा है वो? एग्रीकल्चर है तो एमएसपी के बारे में बात कर रहे हैं वो लोग. क्वेश्चन में कैटेगोरिकली अगर ये 2-3 चीज़ें दी हैं, उसको आप अंडरलाइन कर लें, एक थोड़ा सा माइंड स्टॉर्म कर लें कि कैसे कैसे आप उसको लिखेंगे, और बस उसको बार बार क्वेश्चन को देखते रहें बार बार, सो दैट यू डू नॉट लूज योर पाथ, और उसी अकॉर्डिंग आप अपना पूरा आंसर लिखें. यही एक तरीका है, वरना तो फिर आप डेविएट हो जाओगे, एंड देन नेक्स्ट आवर यू हैव टू गो फॉर अनदर टॉपिक. फिर वही चीज़ आपको अगेन उसके लेके पॉइंट्स चीज़ें याद करनी है, एंड देन यू आर टायर्ड ऑल्सो इन बिटवीन. बीच बीच में आपको टेंशन भी हो जाती है, यू फील प्रेशर्ड एंड एवरीथिंग. So in essay, the most important is the time management and to stay close to the topic. These are the 2 most important thing when it comes to essay. और जो मैंने मार्क्स वाली चीज़ आपको बताई कि फर्स्ट ऐसे में बहुत अच्छा स्कोर लेकर थर्ड में बहुत बड़ा डिप आ जाता है, टोटल स्कोर एकदम धीमे हो जाएगा. ठीक है, जीएस की हम बात करेंगे, क्यों मैंने जीएस को सबसे नीचे रखा है, कि यहाँ पे स्कोर करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है. ठीक है, मॉक दीजिए. ऐसे में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव मॉक्स. और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे का मॉक दे रहे हैं, टाइम लिमिट में दे दीजिए. राइट बैक टू बैक 3 ऐसे सेम वे जैसा आप जीपीएससी में देने वाले हैं. ठीक है, 3 घंटा है, 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं,
चूज़ कर लो और लिख डालो, ठीक है। फिर आप समझ लो आपको जी इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसमें आप थोड़ा उसमें अपने आप पे भी फिगर आउट कर लो। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे का कोई एक सेट फॉर्मूला नहीं है, देयर इज़ नो आइडियल ऐसे एज सच। तो प्लीज़ इस पे बहुत ज़्यादा आप परेशान कभी मत होइए कि मेरा मतलब ऐसे कैसे लिखा जाता है। आई रिमेंबर कुछ लोग बुक भी खरीद लेते हैं, हाउ टू राइट द बेस्ट ऐसे। नो, देयर इज़ नो आइडल ऐसे। अगर ऐसा होता तो वो लोग सिलेबस में लिख के दे देते ना कि इस तरीके से आपको ऐसे लेना है। ऐसा नहीं होता है। ऐसे में आपको बस क्वेश्चन को समझना है और उसके ओवरऑल कंटेक्स्ट को कवर करना है, दैट इज़ इट। थोड़ा अपनी प्रेजेंटेशन पे काम करें। प्रेजेंटेशन मतलब हैंड राइटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, कीप इट नीट एंड क्लीन, क्योंकि ऑब्वियसली 3 ऐसे जो चेक कर रहे हैं वो उनको भी बहुत पढ़ना है, पूरा वो करना है। सो इफ़ योर प्रेजेंटेशन इज़ गुड इनफ, it might help them and they'll be happy correcting your papers, ठीक है। सो आई थिंक ऐसे में इसके अलावा यस ऑल्सो वन वेरी पॉपुलर क्वेश्चन दैट गेट आस्क्ड इज कोट्स एंड फैक्ट्स। कोट्स यूज करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं करने चाहिए। अगेन, अगर ऐसा कोई रूल होता तो जीपीएससी सिलेबस में लिख के दे देती नो कोट्स टू बी यूज्ड और यूज कोट्स एक्सटेंसिवली। ऐसा तो कुछ नहीं है। So please do not waste a lot of time in thinking about such things. You can very much use quotes if you find it appropriate. Just make sure कि वो उस topic को suit कर रहा है, ठीक है। Make sure that you're using that quote at the right time. Make sure कि बहुत ज़्यादा dramatic नहीं लग रहा है फिर कि मतलब बस करने के लिए कर दिया है quote, उसका कोई ज़्यादा relation नहीं है topic के साथ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। You may use it in the start, in end, in between also. It has to be your idea कि आपको कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। Just make sure it is appropriate for the essay that you are writing, the topic that you have chosen. और कोई रैंडम आपको बहुत सारे कोट्स याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। देर आर सम पॉपुलर टॉपिक्स, वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है ऐसे, ठीक है, क्योंकि 3 ऐसे लिखने, उसमें भी आपको ऑप्शंस देंगे वो लोग। तो पॉपुलर टॉपिक्स क्या है? एनवायरमेंट है, फिर विमेन है, विमेन एम्पावरमेंट पे आप देख लो, एग्रीकल्चर देख लो, पॉवर्टी देख लो। तो इस तरह के जो टॉपिक्स है उसमें आप एक कोट्स देख लो। गांधी जी को तो हम पढ़ते ही हैं, गांधी जी की भी कोई लाइन आप वहाँ पे कोट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कोई इसमें कोई रूल नहीं है कि कोट का यूज़ करना है नहीं करना है। डू वॉट यू फील लाइक, मेक श्योर इट जस्ट अप्रोप्रिएट टू द essay पेपर एंड it adds value to your essay and doesn't deduct your marks. Same thing with facts and figures. In essay, we tend to use a lot of index and survey, which is good. But what I feel is, please don't I've seen कुछ लोग अलग से टाइम लेते हैं इस तरह के फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए और सर्वे को इकट्ठा करके, एंड देन दे मग इट अप सो दैट दे कैन यूज इट, विच इज़ गुड। बट आई वुड रिकमेंड कि आप एकदम रैंडम सर्वे और इंडेक्स को मत यूज़ करें, डू नॉट मग इट अप। कुछ जो पॉपुलर होते हैं ना, मतलब वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हो गए, यूएनडीपी का कोई डेटा हो गया, ये आप यूज़ कर लो। इंडिया में भी कोई नीति आयोग की उनकी कोई रिपोर्ट हो गई, या किसी मिनिस्ट्री ने कोई सर्वे किया, ऐसा कुछ है, या फिर सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का कोई डेटा है, या कोई भी इस तरह की जो पॉपुलर और गवर्नमेंट बेस्ड अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके जो इंडेक्स और सर्वे होंगे ना, वो आप यूज़ करोगे तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि रैंडम आप कोई भी प्राइवेट का कोई उठा लोगे तो आई डोंट थिंक कि वो बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है। अगेन इट्स ईच टू देयर ओन, बट ट्राई कि जो भी आप फैक्ट्स और फिगर्स यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह की वेल नोन पॉपुलर एजेंसीज की तरफ से हों, एंड ऑफ कोर्स इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। प्लीज़ डू यूज़ देम। एग्रीकल्चर के बारे में लिख रहे हो तो आपके पास अच्छा सा सर्वे, किसी का कोई सर्वे है तो वो आप कर सकते हो। इकोनॉमिक्स की जो एनसीईआरटी है उसमें बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए हुए उन्होंने कि भले इंडिपेंडेंस से लेके अब तक इंडिया में एग्रीकल्चरल ग्रोथ कितनी हुई है, व्हाट इज़ द जीडीपी इन्वॉल्व, व्हाट हैज़ बीन the improvement, or how the present status of agriculture in India is actually। तो इस कंटेक्स में जितने भी आपके पास फैक्ट्स फिगर्स हो सकते हैं, यू कैन वेरी मच यूज़ देम, प्लीज़ यूज़ देम, क्योंकि कंटेंट जो है वो तो सबका ही सेम होगा, है ना।
बट जब आप अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे फैक्ट्स और फिगर्स यूज़ करोगे तो दैट विल रियली हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऐसे. बट मेक श्योर टाइम आप अच्छे से मैनेज कर रहे हो, प्रैक्टिस इट रियली वेल. ओके, देन we'll talk about now, we'll finally talk about the GS papers. ठीक है, GS1 we have history, art and I think geography. ठीक है, सोर्सेस हम लोगों ने देख लिए हैं. लास्ट मीन्स के मैंने पेपर्स देखे थे तो दे आर नाउ आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एज वेल, तो उसको भी आप थोड़ा डिटेल में देख लिए. मेंस में प्लीज़ 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 गो थ्रू द सिलेबस वेरी क्लियरली. सिलेबस के बाहर की कोई चीज़ नहीं पूछते हैं ये लोग, ठीक है, बिकॉज सिलेबस है ही इतना वाइड कि उसके बाहर उनको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. एंड जीएस के पेपर्स में एज आई सेड कि यहाँ पे आप उतना अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं जितना लैंग्वेज पेपर में कर सकते हैं. वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है. एवरीवन हैज़ द सिलेबस. GS1 में ये पूछा जाएगा, GS2 में ये पूछा जाएगा, GS3 में ये वाले सब्जेक्ट्स कवर हैं. सब ने पढ़ा है, GS सबको आता है, तभी तो वो लोग प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं. तो यहाँ पे जो स्कोर का मार्जिन है ना वो बहुत ज़्यादा डिफर नहीं करता है. रैंक 1 हो गया या रैंक 10 हो गया या आपका अगर बहुत नीचे भी है, तो GS के पेपर्स में मार्क्स के बीच में बहुत ज़्यादा वेरिएशन, 20-30 मार्क्स का वेरिएशन हो, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है. पेपर टफ है, इक्वली टफ फॉर एवरीवन. इट इज़ ईजी, इट इज़ ईजियर फॉर एवरीवन, विच इज़ नॉट द केस विद ऐसे एंड द लैंग्वेज पेपर्स. ओके, बिकॉज लैंग्वेज अगर आपकी वीक है तो यू विल वर्क हार्ड ऑन दैट, आपके मार्क्स उसमें कम हो ही जाने हैं वैसे भी. सो वहाँ पे यू हैव टू, सो रियल कॉम्पिटिशन इज इन द लैंग्वेज पेपर्स एंड द एसे पेपर. ओवर हियर व्हाट यू हैव टू, यहाँ पे आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जो सबके मार्क्स आ रहे हैं ना उतने तो आपको लाने हैं, ज़्यादा नहीं तो उतने तो मुझे ले ही आने हैं, अदरवाइज यू विल फॉल अपार्ट. ठीक है, सो GS1 हिस्ट्री एंड एवरीथिंग, प्लीज़ आंसर राइटिंग आप अच्छे से कर लें. स्पेशली GS1 तो हिस्ट्री में तो ठीक है, जो ही हम लोगों ने सोर्सेज बोला उसको आप रिवाइज कर लें. ज्योग्राफी में कुछ चीज़ें लास्ट मंथ्स में हुई हैं. इंडिया में बैक टू बैक 2 साइक्लोन्स आए थे, तोक्ते और यान. तो प्लीज़ आप साइक्लोन के बारे में देख लें, स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन विथ रिस्पेक्ट टू दी अपकमिंग मेन्स. ओके, जो अभी नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में आपको देख लेना है अच्छे से. ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देख लें तोक्ते और यान दोनों में. और उससे आगे बढ़ते हुए, बिकॉज तोक्ते अरेबियन सी के थ्रू था, यान बे ऑफ बंगाल रीजन से था, तो वो एक डिफरेंस देख लो आप NCERT में कि क्या बेसिकल डिफरेंस है दोनों सी वाटर में, टेम्परेचर एंड एवरीथिंग, व्हाट फैक्टर्स लीड टू साइक्लोन एंड एवरीथिंग. ट्रॉपिकल साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन के बीच में डिफरेंसेस क्या है वो आप एक बार कर सकते हैं. मेक श्योर इफ दे आस्क डिफरेंस यू डू इट इन टेबुलर फॉर्म, इफ दे आस्क इलेबोरेट और एनीथिंग यू डू इट इन द बेसिक फॉर्म दैट वी डू. बट अगर टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस पूछ रहे हैं तो आप उसको मेक श्योर करें कि टेबुलर फॉर्म में कर रहे हैं. साइक्लोन आई थिंक गेट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑल्सो डू नेमिंग ऑफ साइक्लोन, ठीक है, बिकॉज तोक्ते एंड यान, आई थिंक इसको म्यांमार ने किया था, यान आई एम नॉट वेरी मच अवेयर. सो वो आप देख लो, नेमिंग ऑफ साइक्लोन कैसे होता है, वो भी एक पूरा प्रोसेस है. IMD एंड फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस इन्वॉल्व इन दिस, और ये क्वेश्चन UPSC में भी कुछ साल पहले पूछा गया था. सो गेट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ नॉट इन GS1 कहीं ना कहीं तो वो लोग पूछ ही लेंगे इसको, कैसे ना कैसे तो वो आ ही जाएगा. इन कनेक्शन विद दिस साउथ वेस्ट मानसून आप देख लो, बिकॉज नाउ इन अ फ्यू डेज वील हैव मानसून विल अराइव इन इंडिया, एंड दिस ईयर फोरकास्ट ऐसे हैं कि साइक्लोन की वजह से मानसून विल बी अर्ली. सो साउथ वेस्ट मानसून इन कनेक्शन विथ बोथ द साइक्लोन्स, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में क्या डिफरेंस आते हैं, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर डिफरेंस, उस कंटेक्स्ट में आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं ये. सी दिस इज हाउ यू विल प्रेडिक्ट द क्वेश्चन. बाकी जो रैंडम क्वेश्चंस पूछ लेंगे ना आउट ऑफ नोवेयर कि ये कहाँ से आ गया, वो क्वेश्चन तो सबके लिए ही रैंडम होगा, है ना. तो वहाँ तो सब वही करेंगे जो हम करते हैं, ब्लफ अराउंड.
बट इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, उसके हिसाब से जब आप प्रेडिक्ट करोगे तो वहाँ पे यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स। वहाँ पे जो मैक्सिमम मार्क्स स्कोर हो रहे हैं वो आपको करने ही पड़ेंगे, अदरवाइज फिर आपका स्कोर नहीं हो पाएगा। यू कैन नॉट अफोर्ड टू लूज मार्क्स इन सच क्वेश्चन, सच स्टैटिक क्वेश्चंस। ठीक है, सो ज्योग्राफी में जो भी करंट अफेयर्स में अब तक चल रहा है, अभी चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपना अच्छे से आंसर प्रिपेयर कर लें। ट्रॉपिकल साइक्लोन मुझे लगता है काफ़ी हद तक पूछा जा सकता है। इन कमिंग बैक टू हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर, व्हेन इट कम्स टू गुजरात, गुजरात का आर्ट एंड कल्चर जो हो जाता है, यू लुक एट द सिलेबस, बहुत ही कंसाइज उन्होंने कैटेगोरिकल हर चीज़ दी हुई है। ठीक है, कि फीमेल नॉवेलिस्ट इन्वॉल्व हैं, भक्ति सूफी ट्रेडिशन पे दे माइट आस्क, गुजरात पेंटिंग्स, गुजरात फोक सॉन्ग्स एंड फोक्स म्यूजिक, और उस पर ये लोग क्वेश्चन भी पूछते हैं। एंड अब तो पैटर्न, बिकॉज इट हैज़ चेंज, सो यू हैव लाइक यू डू नॉट हैव ऑप्शंस, यू हैव ओनली 10 मार्कर्स, राइट? तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन अ 10 मार्कर क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा आपके मार्क्स को अफेक्ट करेगा लास्ट में जाके। सो व्हाट यू कैन डू इज़, इफ़ आपने गुजराती कल्चर हिस्ट्री ज़्यादा नहीं पढ़ा है, फोकस ऑन द सिलेबस थिंग। गुजराती फोक डांस और गुजराती फोक म्यूज़िक को आप गुजरात के रीजन वाइज देख लो। नॉर्थ गुजरात में कौन से डांस हैं जो पॉपुलर हैं, वेल नोन है, साउथ गुजरात, फिर सौराष्ट्र वाला रीजन है। रीजन वाइज एक बार आप कर लो मैपिंग के साथ प्रॉपरली, देन यू विल अंडरस्टैंड इट। ठीक है, वो आप कवर हो जाएगा। और 10 मार्क्स का क्योंकि क्वेश्चन है, यू कांट रियली मिस आउट ऑन दैट। सो उसको एक बार आप कवर कर लो, रीजन वाइज देख लो, बोथ फॉर फोक म्यूजिक एंड फॉर फोक डांस एज वेल। एंड इंडियन कल्चर तो है ही आपके पास, नितिन सिंघानिया है हमारे पास, आर्किटेक्चर को आप थोड़ा सा देख सकते हैं, एंड एंशियंट एंड एवरीथिंग इज देयर। जस्ट राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज नाउ द क्वेश्चंस आर बिकमिंग वेरी एनालिटिकल इन हिस्ट्री ऑल्सो। बहुत ज़्यादा स्टैटिक नहीं पूछ लेते हैं वो लोग कि भाई हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कोई स्टैटिक चीज़ पूछ ली जो एकदम हमारे दिमाग में आ गई और हमने लिख ली है। ठीक है, अभी अभी जो मेंस गए हैं उसके पेपर भी आप देख सकते हैं फॉर रेफरेंस, तो उसके हिसाब से आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें एंड यू जस्ट मैनेज इट थ्रू दैट। बट मेक श्योर जीएस के पेपर्स में जो सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है वहाँ पे यू स्कोर द बेस्ट, देर इज़ नो वे आउट इसमें। GS1 में माई स्ट्रेंथ इन GS पेपर्स वर इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। पॉलिटी में थोड़ा मेरा गड़बड़ हो जाता था, सो मैंने आई ट्राइड माई बेस्ट कि इन पेपर्स में तो मेरे मार्क्स मिस आउट नहीं होंगे। ठीक है, नाउ कमिंग टू GS2, वी हैव पॉलिटी, governance and ethics. Okay, again a very static paper 2. ठीक है, एंड दैट इज़ वाई दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट पेपर ऑफ एस्पिरेंट्स, बिकॉज काफ़ी स्टैटिक है, और पॉलिटी और ये सब तो हम लोग डिटेल में पढ़ते ही हैं फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो, तो उस वे में यू नो इट ऑल। बट अगेन सेम जैसा कि मैंने कहा, मेंस में इट गेट्स वेरी डिफरेंट, सिनेरियो इज़ वेरी डिफरेंट, यू हैव टू राइट दी आंसर्स। पॉलिटी में करंट अफेयर्स, लास्ट 6 मंथ्स के आप करंट अफेयर अच्छे से रिवाइज कर लो, कोई भी पॉलिटिक में जो चल रही हैं, स्टेट सेंटर फेडरलिज्म को लेके कोई अगर इशू चल रहा है, गो थ्रू दैट। गवर्नेंस में अच्छे से वेल डिफाइंड सिलेबस है, आप अगर जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को फॉलो करते हैं वहाँ का आप एथिक्स और ई गवर्नेंस का मटेरियल उठा लें और उसको अच्छे से देख लें। अच्छे से ई गवर्नेंस है, अभी डिजिटल एजुकेशन और सब कुछ आ रहा है, डिजिटल गवर्नेंस हो गई है काफ़ी, तो उस पर यू कैन वेरी मच एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक एंड एवरीथिंग, तो वो आप सिलेबस देख लो। एथिक्स में वन मोर थिंग आई डू इज, एथिक्स में व्हाट आई रेकमेंड द मोस्ट इज प्लीज़ डोंट बाय दोज हैवी बुक्स। एथिक्स में आई फील जितना आप सिंपल रहोगे ना उतना ही आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज अ पेपर ऑन एथिक्स एंड नॉट अ फिलेंथ्रोपिक स्टडी। ठीक है, टॉपिक वाइज आप जाओ, simplest form, what does empathy mean to you, or what emotional intelligence mean to you, try to define that in the simplest possible manner, कॉम्प्लीमेंट दैट विथ वन गुड एग्जाम्पल जो आप एज ब्यूरोक्रेट कर सकते हो, बिकॉज इस तरह के जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं वो इस तरह के पूछते हैं वो लोग
कि आप इस तरह से कहाँ पे यू आर पोस्टेड हियर एज दिस एंड सच एंड सच अ सिचुएशन विल अराइज, व्हाट विल यू डू in accordance with law, at the same time not compromising on your ethics as an officer. ठीक है, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके लिए आप एग्जांपल्स बहुत अच्छे से रेडी करके रखें डेफिनेशंस के साथ कि इमोशनल इंटेलिजेंस को आप कैसे 2-3 लाइन में डिफाइन करोगे, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है एक पब्लिक सर्वेंट की लाइफ में, एक बहुत ही अच्छा सा उसका एग्जाम्पल आप ले लें. एट द सेम टाइम एथिक्स में आप अगर न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो रिसेंटली वी हैड फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पे यू नो कुछ देवर सम ऑफिसर्स जो यू नो मीडिया में चीज़ें बाहर आई इन अ नेगेटिव मैनर, सो देयर conduct as officers or as bureaucrats was questioned on a very high note. So you can very much expect a question on that, because at the end that's what is the part of ethics and integrity, right? Integrity of being a civil servant, what really does it mean to you? So syllabus को आप अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल्स अपने पास रखें, कीप इट वेरी सिंपल व्हेन इट कम्स टू एथिक्स. एथिक्स को पढ़ने का मुझे लगता है कोई एक पर्टिकुलर बुक नहीं है, गूगल करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, यू विल गेट एवरीथिंग ऑन गूगल. सिलेबस आप लेके बैठ जाए, 10-15 पेज के आपके अच्छे से एथिक्स के नोट बन जाएंगे, बस उसी से आपको काम करना है. बाकी एथिक्स में डायनामिक क्वेश्चन जो आएगा वो सबके लिए ही डायनामिक होगा, और वहाँ पे तो आपको आंसर भी वैसा ही लिखना है. लेकिन जो स्टैटिक पोर्शन है उसको आप प्लीज़ कोई बुक से मत करें, इस तरीके से गूगल करके एक टॉपिक टू टॉपिक देख लो, द ईजीएस्ट मैनर. अगर आपने अब तक ऐसे नहीं पढ़ा ही नहीं है और इतना कम टाइम है तो ईजीएस्ट वे आउट इज दिस. ठीक है, इन इन एथिक्स, गवर्नेंस एंड पॉलिटी, प्लीज़ करंट अफेयर्स को आप देख लो, फॉलो इट विथ करंट अफेयर्स. गवर्नेंस, ई गवर्नेंस हो गया, डिजिटल गवर्नेंस हो गया, ये सारी चीज़ों को आप देख लें. आई थिंक करंट अफेयर फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट व्हेन इट कम्स टू GS2 एंड GS3 बोथ. ठीक है, बाकी जो स्टैटिक क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे तो आपको करना ही है, वहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है होना चाहिए कि आप वहाँ पे स्कोर नहीं कर पाएंगे. देन कम्स GS3, जहाँ पे स्कोर काफ़ी कम हो जाता है लोगों का फॉर सम रीज़न, क्योंकि देर इज साइंस एंड टेक ओवर हियर and lots and lots of current affairs and economics, right? And up to I feel they are asking a lot of defense questions also, right? In the last means they have asked about the aircraft and some indigenous technologies also, so that is also not considered an out of syllabus question. You very much have it in the syllabus, indigenous technologies in India. ठीक है, तो डिफेंस सेक्टर में भी जो हमारे इंडिजिनियस डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, that very much forms a part of your syllabus, so revise that also. Science and tech and economics, science and tech completely current affairs अभी, क्योंकि वी आर फाइटिंग दिस डेविस्टेटिंग पेंडेमिक, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है. बट बिकॉज इस बार मुझे ऐसा लगता है कि यू कैन वेरी मच expect a question on vaccination, as in not the Covishield and Covaxin stuff, but vaccination in as a whole, you know, history of vaccination in India. Kyunki in last 6 months we as nation we have gone through a lot when it comes to vaccine and getting people vaccinated. तो इंडिया के सोशो कल्चरल बिलीव्स को ध्यान में रखते हुए व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया, इस तरह के इस बारे में आप थोड़ा पढ़ लो. आई एम श्योर कि इंडियन एक्सप्रेस में इस तरह के आर्टिकल्स आए होंगे एंड किसी ना किसी योजना में या कुरुक्षेत्र में ये टॉपिक कवर होगा. प्लीज़ गो थ्रू दैट टॉपिक. अगर GS3 में नहीं ना तो 110% लैंग्वेज पेपर्स में या ऐसे में कहीं ना कहीं आ जाएगा कि क्या अभी भी हम लोगों में साइंटिफिक टेम्पर या रैशनैलिटी इतनी कम है कि वैक्सीनेशन के में भी हमारे इंडिया में इतने रिजर्वेशंस हो रहे हैं. तो उस कंटेक्स्ट में आप थोड़ा वैक्सीनेशन को पढ़िए. डू नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ वैक्सीन एज सच, वैक्सीनेशन एज अ प्रोसेस, एज अ कॉन्सेप्ट, प्लीज गेट इनटू दैट. ठीक है, बिकॉज वी हैव हैड हिस्ट्री लाइक पोलियो, स्मॉल पॉक्स, so we are a polio free nation because of this vaccine, because we had a good drive
उस वक्त पे। तो अभी भी एंड इन कनेक्शन विथ वैक्सीनेशन मिशन इंद्रधनुष, जो करंट अफेयर में इससे रिलेटेड पॉलिसी है ना, प्लीज़ वो आप एक बार रिवाइज कर लो। कैसे किसी भी मुद्दे को करंट और हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करना है ना, वो ही एक ट्रिक है जीएस और ऐसे पेपर्स को लिखने का। जो भी इशू अभी चल रहा है उस वो इशू, मतलब वो तो न्यूज़ है, ठीक है, वैक्सीन इज अ न्यूज़, वो चल रहा है अभी। इशू इज द वैक्सीनेशन। इंडिया में वैक्सीनेशन की क्या हिस्ट्री रही है, आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, उससे रिलेटेड इस वक्त गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। सो आई थिंक मिशन इंद्रधनुष इज वन सच स्कीम, तो थोड़ा उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष, उसमें कौन कौन से डिजीजेज इन्वॉल्व हैं वो आप देख लें, कौन कौन सी वैक्सीन कवर्ड हैं वो भी इसमें स्पेसिफिक है, तो वो सब आप देख लें। उसके अलावा भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे में आई एम 110% श्योर कि इस तरह के टॉपिक्स कवर हुए होंगे, वो आपको देख लेना है, ठीक है। साइंस एंड टेक में बायोलॉजी में इस तरह के क्वेश्चंस, और जो डिफेंस सेक्टर में आपकी अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेके आप कर सकते हो। स्पेस में तो मुझे नहीं लगता है कि पिछले 1 साल में बहुत कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं, कुछ हुआ है तो आप वो देख लो। लेकिन साइंस एंड टेक कम्प्लीटली current affairs. Then comes the economics. Economics में they used to ask static questions also. I remember employment elasticity को explain करने का एक question आ गया था, फिर deficits को वो लोग पूछ लेते हैं कि define deficits। तो जो मैंने शुरू में कहा ना कि इकोनॉमिक्स में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, वो इसलिए कहा था मैंने क्योंकि मेंस में दे टेंड टू आस्क स्टैटिक क्वेश्चंस अ लॉट, ठीक है। सो फॉर दैट यू नीड टू नो दी कॉन्सेप्ट्स रियली वेल। एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स पढ़ लो आप, इकोनॉमिक सर्वे को बहुत अच्छे से करें। कोई भी कोचिंग का आप जिस्ट ले लो और उसमें देख लें कोई भी, बिकॉज आई थिंक इकोनॉमिक सर्वेज आर the best when it comes to introducing a new concept or maybe introducing a new word to our dictionary, ठीक है, from twin balance sheet to Thalinomics in recent। so इस तरह की कोई चीज़ अगर इकोनॉमिक सर्वे में है, बहुत ही इनोवेटिव सा नाम दिया है किसी चीज़ को, तो वो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दे विल डेफिनेटली आस्क अबाउट इट। एट द सेम टाइम बजट, कोई नई स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है, डायरेक्टली वो लोग स्कीम से ही पूछ लेते हैं। प्लीज़ यू लुक एट द रीसेंट मेंस जो हुए थे, उन पेपर्स को भी आप एक बार देख लो। डायरेक्टली वो मेंस का क्वेश्चन वो बना लेंगे कि दिस इज द स्कीम, हाउ हैज़ बीन, व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ दिस स्कीम एंड एवरीथिंग। सो GS3 इज अ लॉट ऑफ करंट अफेयर्स, सो इट गेट्स वेरी स्कोरिंग। डू नॉट गेट डिप्रेस कि मतलब ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं तो साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में हम कैसे डील करेंगे, या फिर साइंस एंड टेक वाले स्टूडेंट्स हैं तो इकोनॉमिक्स कैसे करेंगे। इट्स ऑल अबाउट जस्ट द कॉन्सेप्ट्स, जो आपने अगर जीएस के टाइम पे सही से पढ़ा है तो वो आपके क्लियर ही होंगे सम कॉन्सेप्ट्स जो हैं। जस्ट बैक इट विथ गुड करंट अफेयर्स एंड आंसर राइटिंग, ठीक है। उसके अलावा अगेन आई फॉरगॉट टू मेंशन इन साइंस एंड टेक, हेल्थ को थोड़ा अच्छे से कवर करें, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि बिकॉज वी हैव सीन इन लास्ट फ्यू मंथ्स we have gone through a lot, oxygen crisis हो गए, या like the public healthcare system, the private healthcare system. So please read about health infrastructure in India as a whole, okay। Look at the history, start with history कि कैसा इंडिया में हेल्थ सिस्टम का क्या हिस्ट्री रहा है, व्हाट इज़ द प्रेजेंट स्टेटस, व्हाट इज़ द बजटरी एलोकेशन इन हेल्थ सेक्टर, कितना % ऑफ GDP इज इट देयर। कोई अगर आपके पास अच्छा सर्वे है तो वो आप इसमें, लाइक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कोई सर्वे है या इस तरह के कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आप इसमें देख सकते हैं। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो आप दे सकते हैं। स्टेट और सेंटर के बीच में हेल्थ जो सब्जेक्ट है उसमें किस तरह का कोऑर्डिनेशन है उसके रिलेटेड भी आप इसमें बहुत कुछ, यू नो देर इज़ अ लॉट व्हेन इट कम्स टू हेल्थ। एंड जितना मैं समझ पा रही हूँ ऐसे में भी आपको हेल्थ के बारे में काफ़ी क्वेश्चन वो लोग कवर करेंगे, तो ऐसे में तो फिर आपको स्क्रैच से लेके पूरा टॉप तक सब कुछ ही कवर करना होता है। हेल्थ केयर सिस्टम और प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, बिकॉज देर आर मेनी क्वेश्चंस इन्वॉल्व व्हेन इट कम्स टू कॉस्ट एंड एक्सपेंडिचर्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट, बिकॉज तो वो आप थोड़ा देख लो क्या डिफरेंस है, कैसा है। इंडियन हेल्थ सर्विसेज पे थोड़ा सा अच्छे से देख लो एज अ होल, ठीक है। सो GS3 में भी आ सकता है, लैंग्वेज के पेपर्स में भी आ सकता है, इन ऐसे पेपर्स ऑल्सो। So GS3 में I think these are the topics where I think questions may arise, and
इकोनॉमिक्स अगेन, कॉन्सेप्ट्स, करंट अफेयर्स, आप उसके साथ उसको देख लो. सो आई थिंक we have covered all the papers one by one, and I hope आप लोग इम्पोर्टेंस समझ पाए हैं और कि कौन से पेपर ज़्यादा स्कोरिंग है, कहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा अपने आप को पुशअप करने की ज़रूरत है. लैंग्वेज पेपर्स, essay and GS, all the 3 papers of GS. I feel कि this is the sequence of the importance of papers, not importance, but the scope of scoring is high when it comes to the GS, the language papers, followed by essay and the 3 GS papers. Luckily, if मैं आपके साथ अगर मेरा स्कोर शेयर करना चाहूँगी, so that I can back up whatever I'm talking about. ठीक है. So गुजराती, so starting with I maybe 57 or something. इतने कुछ मार्क्स थे मेरे. इंग्लिश में आई थिंक आई हैड समथिंग अराउंड 79. इन essay also some 79. GS1 around 77, 72 and 71. ठीक है. So what I have been told is मेरे GS के मार्क्स काफ़ी अच्छे हैं, because in all the 3 papers I have crossed 70. And I was quite pretty confident कि GS में तो मेरा अच्छा ही स्कोर आ जाएगा वो. But I could make it, and the biggest reason I could make it to the list is actually, these 4 papers. essay और GS तीनों में मेरे स्कोर अच्छे हो गए. बट दिस थिंग डजंट हैपन विद एवरीवन. मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स जो क्लियर भी हो गए, उनसे भी मेरी बात हुई है. दे हैव टोल्ड मी दैट मोस्ट स्कोरिंग पेपर्स आर एक्चुअली द लैंग्वेज पेपर्स, बिकॉज यहाँ पे कॉम्पिटिटिवनेस उतना ज़्यादा नहीं है. यू लुक एट, आप लोग मार्क्स देख लो, जितने भी टॉपर्स हैं उनके मार्क्स देख लो. GS में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसी रेंज में होंगे उनके 70 से 80 के बीच में ही मार्क्स रहेंगे. बट लैंग्वेज पेपर्स में मेरे 57 हैं. आप मुझसे ऊपर जिन लोगों की रैंक है उनके देखिए आप, गुजराती में उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स हो गए हैं. सेम वे इंग्लिश में भी 90 तक क्रॉस करते हैं लोग. ठीक है. वेयर GS पेपर्स में उतना स्कोर का मार्जिन नहीं रहता है. दिस इज़ व्हाट आई हैव बीन सेइंग कि GS तो है ही, वो तो आप कर ही रहे हो, बट व्हाट हैज़ टू बी योर स्ट्रैटेजी. GS में जितना सब स्कोर कर रहे हैं उतना मुझे करना है, वहाँ पे मुझे पीछे नहीं पड़ना है. गुजराती, ऐसे और दोनों लैंग्वेज पेपर्स और ऐसे में मुझे ज़्यादा स्कोर करना है. दिस हैज़ टू बी योर मोटो फॉर मेंस एग्जामिनेशन. बस यही इसी धारणा से आपको आगे बढ़ना है. एंड आई थिंक ये मैंने सिर्फ इसलिए शेयर किया है सो दैट आपको ये ना लगे कि मेरी बातें थोड़ी हाइपोथेटिकल ना लगे. इट जस्ट अ बैकिंग. दिस हैज़ बीन माई एक्सपीरियंस. और अगेन आई वुड से आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं आप दे दीजिए, बिकॉज बाद में फिर आपको ये ना लगना चाहिए कि इतना अच्छा चांस हाथ से चला गया. गिव ऑल दैट यू हैव. प्रैक्टिस, वर्क हार्ड, रिवाइज एंड रिवाइज. 1 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, एग्जाम के टाइम पे आपने ठीक से रिवाइज नहीं किया, इट विल नॉट मेक अ ह्यूज डिफरेंस एट द एंड. एंड प्लीज़ डू नॉट थिंक कि इंटरव्यू में कवर हो जाएगा. इंटरव्यू इज़ 100 मार्क्स, दिस इज़ 900 मार्क्स. इंटरव्यू इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, बट 900 और 100 के बीच में ऑब्वियसली रेशियो का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है. मेंस इज़ द अल्टीमेट गेम. यहीं पे आपको स्कोर करना है अगर मेरिट लिस्ट में आना है. And besides that, I think I've covered what I had to say. We'll look at the specific doubts, and if any questions we have, we'll look into that. The vocabulary part in language papers. तो मैं ऐसे करती थी कि मतलब एडिटोरियल पढ़ा आपने, उसको अच्छे से समझा और उसको आप कॉपी करो. उससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, राइटिंग की आपको आदत लगेगी. दूसरी चीज़ मैंने क्या की थी ना, जो मुझे बहुत जिसका फ़ायदा हुआ, मैंने अपना जो मेंस का सिलेबस आता है ना वो पूरा गुजराती में देख लिया पूरा, और मैंने उसको बहुत पढ़ा. एवरी डे रात को सोते वक्त मैं सिलेबस फ़ोन पे देखती थी. सो उससे क्या होगा ना, आपकी वोकेबलरी इंपॉर्टेंट होगी. ठीक है. पारदर्शिता, देन मतलब આવા અમુક વર્ડ્સ હોય છે ને જે તમને સિલેબસમાં ખબર પડશે, એન્ડ એ તમે બહુ યુઝ કરી શકશો લેંગ્વેજ પેપર્સમાં.
Okay, so this is the way you will deal with the language paper. Same thing, if you have issues in English paper, please ratify the syllabus in that language. You will get to know about the vocabulary कि फॉर से फेडरलिज्म को क्या बोलते हैं गुजराती में, या फिर इंग्लिश में ऑब्वियसली इट्स फेडरलिज्म, बट गुजराती में उसका जो वर्ड है वो आपको सिलेबस के थ्रू मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज द वे यू कैन इम्प्रूव योर वोकेबलरी. यू नीड टू राइट एंड राइट इन विच एवर लैंग्वेज यू हैव इश्यूज. उसको आप प्रैक्टिस करें एंड मॉक टेस्ट आप दे दो, क्योंकि मॉक टेस्ट में ना आपको दो ग्रामर के बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं कटते हैं, लेकिन मतलब मिस्टेक ऐसी भी नहीं होनी चाहिए कि जो चेक कर रहा है उसको एकदम आंख में खटक रहा है कि इतनी बेसिक कैसे मिस्टेक. ये चीज़ें तभी होगी जब आप मॉक्स देते हो. तो मैंने ना गुजराती पेपर जो था उसके तो स्पेसिफिकली 3 से 4 मॉक्स दिए थे, सो दैट जितने भी मैं जितना लिख रही हूँ वो एटलीस्ट अच्छा हो, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तो लिख नहीं पा रही थी. तो सेम वे आपका अगर इंग्लिश कमज़ोर है, आप एडिटोरियल्स आर्टिकल्स लें, उसको लिखो, उसको पढ़ो, वोकैबलरी का एक प्रॉपर उसको आप बनाएं और सिलेबस आप देख लो, बिकॉज वही चीज़ें आपको हर जगह पे तो यूज़ करनी है ना पेपर्स में एट दी एंड. उससे आपकी वोकैबलरी काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे, आई एम क्वाइट श्योर. और कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं. Yes, there's a very good question. Can we use flow charts? Definitely you can use it. फ्लो चार्ट्स एंड डायग्राम्स. जो हम लोगों ने साइक्लोन की बात की ना, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हो, वहाँ पे अगर आप साइक्लोन वो डायग्राम बनाओगे ना, जो लो प्रेशर जो दिखाते हैं वो आप बनाते हो, तो वो बहुत अच्छा लगेगा. ज्योग्राफी के क्वेश्चन में देयर इज अ ह्यूज स्कोप फॉर डायग्राम्स एंड एवरीथिंग. एंड फ्लो चार्ट ऑल्सो गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी आपके पास शब्दों की मर्यादा रहती है, बट यू वॉन्ट टू से अ लॉट, यू वॉन्ट टू कन्वे अ लॉट. वहाँ पे आप फ्लो चार्ट्स यूज कर सकते हो. यू कैन डेफिनेटली यूज देम, बट मेक श्योर कि वहाँ पे आप जितनी भी जो गिवन स्पेस है उसको आप ठीक से बैलेंस आउट कर पा रहे हो. बट येस, बिग थम्स अप फॉर द फ्लो चार्ट्स एंड द डायग्राम्स. What books we have to use for Gujarati art and culture? As I said, go topic wise. ગુજરાતી આર્ટ એન્ડ कल्चर का जो सिलेबस है ये बहुत स्पेसिफिक कैटेगोरिकल लख्યું છે. मतलब उसमें लिखा हुआ है उन लोगों ने कि गुजराती लिटरेचर के साथ जो फीमेल नॉवलिस्ट इन्वॉल्व हैं वो, या फिर गुजराती लोक नृत्य है, लोकगीत है, ऑल दीज कैटेगोरिकल पॉइंट्स वहाँ पे दिए हुए हैं. तो आप उसके बारे में जो भी, मुझे तो मैंने कोई बुक रेफर नहीं की थी, तो मैं बुक तो कोई नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मेक श्योर जो भी बुक आप ले रहे हो ना, वहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक आप कर रहे हो कि फीमेल नॉवेलिस्ट के बारे में कोई दिया है तो वो देख लो. ऑल्सो थिएटर, गुजराती थिएटर में बैक टू बैक दोनों मेंस में क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड इट इज़ वेरी मच देयर इन द सिलेबस ऑल्सो. तो कल्चर और आर्ट के लिए सिलेबस देख लो, कोई भी आप बुक खरीद लो, आपको जो भी कहीं, मैं तो रेफर नहीं कर पाऊंगी, रेफरेंस नहीं दे पाऊंगी, पर जो भी पॉपुलर बुक है वो आप ले लो. टॉपिक जो सिलेबस में दिए ना उसके थ्रू आप उसको पढ़ो बस. बहुत ज़्यादा उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी बुक पढ़े. बुक सारी अच्छी होती हैं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपको उसमें से क्या डिराइव आउट करना है और क्या डिडक्ट करना है. ठीक है, विल टेक अ फ्यू मोर क्वेश्चंस. Which book should we prefer for science and tech? As I said, science and tech is current affairs. It is about concepts. आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपको किसी किताब की जरूरत नहीं है साइंस एंड टेक में. यू नो, साइंस टेक और इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं ना जहाँ पे बुक्स डजंट होल्ड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस. कॉन्सेप्ट आपके एक बार क्लियर हो गए, फिर आप करंट अफेयर्स करो, वहीं से क्वेश्चंस आने हैं. देन फिर आपको, क्योंकि साइंस एंड टेक में बेसिक्स में तो अभी बिल्कुल बेसिक तो वो पूछेंगे नहीं, बेसिक्स भी पूछेंगे तो वो करंट अफेयर से लगता ही होगा. फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई स्पेस सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, सो दे माइट आस्क अबाउट GSLV PSLV ऑल्सो. सो दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल थिंग दैट दे कैन आस्क. उसमें फिर वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक नहीं हो जाता है. बट येस, अगर आपके बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप किसी भी, जो भी आप कोचिंग फॉलो अगर कर रहे हैं ना, उनका साइंस एंड टेक का जो मटेरियल आता है ना उसको थोड़ा पढ़ लो. कोई भी करंट अफेयर में कोई जो भी न्यूज़ होती है ना उसके साथ साथ वो लोग उसका बेसिक भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो आप वही कर लो. एज सच कोई बुक करने की आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि बुक में अगेन फिर आपको सिर्फ बेसिक्स मिलेंगे और करंट अफेयर्स तो मिलेंगे नहीं. तो आई थिंक साइंस एंड टेक और इकोनॉमिक्स इसके लिए, एंड ऑल्सो द गवर्नेंस, ये 3 टॉपिक्स के लिए किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मटीरियल आप पिक कर सकते हैं. ठीक है, देन हाउ डू वी नीड टू मग अप मोर? Just for a change, there's a question, how do we need to mug up more?
I think you don't really need to mug up anything. So you can never mug up more and more. It's not required. I'm sorry. How to make concise note for current affairs? Concise notes for current affairs, I think अभी क्योंकि मेंस राउंड द कॉर्नर है तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कंसाइज नोट्स. जो सी लास्ट मोमेंट नोट्स बनाने का क्या सिर्फ एक मकसद होता है कि एग्जाम के कुछ दिन पहले आप उसको ठीक तरीके से रिवाइज करो. दैट्स द सोल मोटिव बिहाइंड दीज नोट्स थिंग. सो मेक श्योर, जैसे लेट्स से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मैंने बात कर ली है, ठीक है, तो वेज पेन ओके, ठीक है. सो यू हैव रेड अ लॉट अबाउट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, योजना पढ़ ली, बुक पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया. नाउ व्हेन यू फाइनली आर थिंकिंग अबाउट मेकिंग नोट्स, आप शायद फ्लो चार्ट्स पे उसको बना लें या कोई टेबुलर फॉर्म पे उसको कर लें. जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ठीक है. इंडिया में उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उससे रिलेटेड आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है, शॉर्ट पॉइंट्स में आप उसको लिख दो एक पेज में फ्लो चार्ट बना के, सो दैट लास्ट मोमेंट में आपको सिर्फ उसको रिवाइज करना होगा. उसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, बजटरी एलोकेशन कितना है, तो बजट जितना भी उसका 2 या 3% जितना भी वो है वो आप उसमें दिखा दो. कोई इंडेक्स आपको याद करना है, UNDP हो गया, HDI इंडेक्स हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, तो यहाँ पे उसके बारे में, क्योंकि वहाँ पे भी हेल्थ बैक सेट बहुत ही प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ बोथ दिस इंडेक्सेस ऑल्सो. वहाँ पे क्या रैंकिंग है, अगर रिसेंटली इस रैंकिंग की इनके जो रिजल्ट्स आए हैं तो वहाँ पे उसको इसके साथ आप कर लो. करंट में कोई है इससे रिलेटेड कोई नई स्कीम डिक्लेयर हुई है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं. पब्लिक और प्राइवेट हम लोगों ने हेल्थ केयर सिस्टम की बात की, तो ये पब्लिक, और इसमें आप कौन कौन से मुद्दे कवर करेंगे, तो कि भाई दोनों में जो एक्सपेंडिचर का डिफरेंस आ जाता है, दोनों में जो मैनेजमेंट का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, दोनों की रेगुलेशन, प्राइवेट हेल्थ केयर सिस्टम को आप कैसे रेगुलेट करोगे, दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं. इस तरीके से फ्लो चार्ट्स में आप जो है ना लास्ट मोमेंट जो नोट्स हम बोलते हैं वो इस तरीके से आप बनाओ. सेम वे जो आर्टिकल आर्ट एंड कल्चर की हमने बात की ना कि आप रीजन वाइज बनाएं कि नॉर्थ गुजरात में कौन सा फोक सॉन्ग पॉपुलर है, साउथ में, तो आप एक मैप बना लो गुजरात का, उस रीजन में कौन से रीजन में कौन सा वो फेमस है, वो आप उस तरीके से देख लो. इससे क्या होगा, आपके दिमाग में ना वो जो फ्लो चार्ट होगा एकदम स्टिक हो जाएगा. एंड द मोमेंट यू सी द क्वेश्चन इट जस्ट यू आर जस्ट रेडी टू वॉमिट इट आउट. ठीक है, तो इस तरीके से आप लास्ट मोमेंट नोट्स बना सकते हैं. नॉट मच, कोई अगेन कोई फॉर्मूला नहीं है किसी भी चीज़ का, इट हैज़ टू बी यू. नोट्स वैसे बनाएं जो आपको समझ में आते हैं, बाकी कोई वो ऐसा नहीं है कि इसी तरीके से नोट्स बनाए जाते हैं. जिस लैंग्वेज में जिस तरीके से आपको लगता है कि लास्ट मोमेंट आप 2 मिनट में 20 पेजेस के नोट्स आप 2 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, तो बेस्ट पॉसिबल चीज़ आपके लिए क्या है वो करें. इट कुड बी फ्लो चार्ट्स, इट कुड बी बुलेट पॉइंट्स, इट कुड बी डायग्राम्स, इट कुड बी एनीथिंग. ओके. Then which monthly current affair magazine did you follow? बिकॉज क्योंकि मैंने एक्सक्लूसिव GPSC की तैयारी कभी नहीं की थी. आई वॉज ऑलवेज अ UPSC एस्पिरेंट, तो मैं विजन और इंसाइट्स को काफ़ी फॉलो करती थी, तो दे आर बोथ रेकमेंडेड. उसके अलावा भी DICS के भी करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे आते हैं, आप वो भी कर सकते हैं. बट दीज आर आई थिंक द मोस्ट पॉपुलर्स, विजन्स एंड इंसाइट्स एंड नाउ द DICS एज वेल. आप इनको कर सकते हो. बहुत ज़्यादा डाइवर्स मत होना. अगेन द सेम चीज़ इसमें भी, ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं. कोई भी इंस्टीट्यूट कोई चीज़ मिस आउट नहीं करेगा. वो अपनी मैगजीन उसी तरीके से बनाएगा जिससे कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो. ठीक है, तो जो पढ़ रहे हो उसको रिलीजियसली फॉलो करो, उसको अच्छे से फॉलो करो. दैट इज़ द ओनली ट्रिक. नो आई वुड से कि यही मैगजीन आपको रैंक में लाएगी, नो सच थिंग. सो डायग्राम्स इन ऐसे, यार ये तो बहुत समवन हैज़ आस्क्ड कि ऐसे में डायग्राम्स होते हैं क्या. आई मीन नहीं होते हैं यार. सी ये जो एग्ज़ाम है ना मेंस, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम, बट ट्रीट इट एज द मोस्ट नॉर्मल एग्जाम. यहाँ पे वो लोग आपकी एब्सोल्यूट बेसिक चीज़ों को टेस्ट कर रहे हैं. लैंग्वेज पेपर्स में रिपोर्ट्स, लेटर,
डायलॉग राइटिंग ये सब किसी किसी को लगता है ये बचकान चीज़ें क्यों पूछ रहे हैं, बट ऑल दैट दे वॉन्ट इज गो टू योर बेसिक्स। स्कूल में आपने 11th-12th तक जिस तरीके से लैंग्वेजेस को पढ़ा है उसी करो, बिकॉज एट द एंड व्हाट दे वांट टू टेस्ट इज योर ड्राफ्टिंग स्किल्स। आप कल को ऑफिसर बनोगे, क्या आप एक अच्छी तरीके से किसी के साथ कन्वर्स कर पा रहे हो फॉर्मल लैंग्वेज में। आपको आपके सीनियर को जूनियर को लेटर लिखना है तो उसमें आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, रिपोर्ट्स राइटिंग, ऑल दीज थिंग्स जितनी भी पूछी जा रही है ना, ये लैंग्वेज पेपर्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपको आपकी आने वाली ब्यूरोक्रेटिक लाइफ में काम आती है। दैट इज द रीजन वाई दीज थिंग्स हैव बीन आस्क्ड इन essay also। You have you ever seen an essay with diagram? No, never. That's not the format. Okay, no diagrams in essay. Get clear with that. अगेन यूपीएससी या जीपीएससी लेवल का कोई ऐसे नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें टॉपिक्स ही उस लेवल के होते हैं, आप उसमें बचकान चीज़ें नहीं लिख सकते हैं, राइट। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विथ वॉट यूर राइटिंग इन द ऐसे पेपर्स। ऐसे कभी भी बहुत ज़्यादा हार्ड या टफ नहीं होता है, जो टॉपिक पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। मानसिकता आपकी वही होनी चाहिए जो हम लोग 10th और 12th में लिखते हैं। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ये एग्ज़ाम बहुत ही नॉर्मल और बेसिक है। पढ़ाई ज़्यादा करनी है आपको, हार्ड वर्क ज़्यादा करना है, बाकी अप्रोच एकदम नॉर्मल और बेसिक जो हम स्कूल टाइम में रखते थे वैसा है इसके अंदर। ओके, नाउ सम डिफरेंट क्वेश्चन। एज डेप्यूटी कलेक्टर, व्हाट एंड हाउ डाइवर्स योर रोल इन कंट्रोलिंग द पेंडेमिक? So there's so much to say on this because क्योंकि मैं भी खुद एक एस्पिरेंट रही हूँ, सो आई स्ट्रांगली फील जब हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, तब हमारे दिमाग में क्या चीज़ें होती हैं, द रेस्पेक्ट, गाड़ी, पावर, प्रेस्टीज, पोजीशन। ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें तो हैं, बट वंस यू जस्ट क्रॉस दिस एग्जाम एंड दैट you sit on that chair, you will realize that there is a lot more in this services than these things जो हम लोग देख के बड़े होते हैं। And I'm really, I really feel lucky that I somehow got through this exam, because there is so much that you can do as an officer. डेप्यूटी कलेक्टर की तरह मैंने क्या काम किया वो मैं नहीं बता पाऊंगी, बिकॉज आई एम स्टिल इन माई प्रोबेशन, आई एम अ ट्रेनी ऑफिसर, बट ऑब्वियसली वी हैड आवर रेगुलर पोस्टिंग्स, तो थोड़ा मैं उस बारे में बताऊंगी। सो बीइंग स्पेसिफिक टू दिस क्वेश्चन, इन कंट्रोलिंग पेंडेमिक आपका काम कैसा रहा? सो ड्यूरिंग दिस टाइम वी वर पोस्टेड एज एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स इन आर तहसील, इन आर तालुका, इन आर blocks that we have. So all the magisterial powers we regarding the epidemic and pandemic that we had, what we worked most was on vaccination, and especially during oxygen, I will say, जब ऑक्सीजन क्रंच जब चल रहा था, सो आई रिमेंबर क्योंकि ऑक्सीजन की इतनी शॉर्टेज थी इन जनरल भी, और वी आर अ हाई पॉपुलस कंट्री एट द एंड ऑफ द डे, वी नीड टू बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन को हम केटर कर रहे हैं, सो समटाइम्स वी नीड टू मैनेज दैट। बट उस वक्त हम लोगों का थोड़ा हो गया था कि हम लोग की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी कि कुछ भी करके जो हमारी PHC, CHC, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या जो भी हमारे रीजन में जो आती हैं वहाँ पे टाइमली ऑक्सीजन सप्लाई मिल जाए, वो हमारी प्रायोरिटी थी। सो वी वर्क डे एंड नाइट ड्यूरिंग दैट फेज, बिकॉज एक एक लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच विथ the suppliers, the oxygen suppliers, all the technical things, the medical, the cylinders and everything. We learned a lot during that stage. कैसे आप कहाँ से ऑक्सीजन प्रोक्योर करोगे, कितनी बॉटल्स आप कहाँ पे पेशेंट्स को देने वाले हो, at what level you should really go for oxygen and everything. Then vaccination पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना, because I said during the session also, इंडिया में बहुत reservations हैं वैक्सीनेशन को लेके, एंड अभी जो सिनेरियो है उसमें वैक्सीनेशन इज द ओनली वे आउट, राइट? देयर इज नो अदर वे आउट. मास्क एंड एवरीथिंग इज ऑब्वियसली प्रिवेंटिव मेजर्स, बट वैक्सीन इज समथिंग दैट विल you will be safe. सो उस पर हम लोगों को थोड़ा काम करना पड़ा था. लोगों में बहुत ज़्यादा reservations हैं, so to convince them again, as officer you need to deal with like the most downtrodden section of the society. You need to just know how to converse with them. जो पूछते हैं ना लैंग्वेज पेपर में डायलॉग राइटिंग और ये सब, वो ये है. आप कॉन्वेंट से हम पढ़ के आते हैं, सब कुछ करते हैं,
और फिर एकदम ही लोकल लैंग्वेज में जो इंसान प्रॉपर हिंदी वैसी गुजराती भी नहीं बोल पाया, वो आपके सामने आता है और वो आपको पूछते हैं कि सर ये चीज़ है, और आप उनकी बात ही नहीं समझ पा रहे हो. आई रिमेंबर वन ऑफ माई सीनियर ऑफिसर, he told me that Siddhi, of course you are an officer now, but the real test of being a good officer is that जब आप आपके समाज के आप जहाँ पे भी काम कर रहे हो वहाँ पे जो सबसे गरीब आदमी है उसके साथ उसकी हर बात को आप जब समझ पाओगे ना ठीक तरीके से, वो है आपका असली टेस्ट ऑफ ऑफिसर. तभी आप, इवन व्हेन यू डू नॉट नो द लैंग्वेज, ठीक है कि आपको लैंग्वेज वैंग्वेज कुछ पता नहीं है, पर फिर भी वो कुछ बोल रहे हैं, उनके फेस को देख के उनकी हालत को देख के जब आप समझ पाते हो ना कि क्या कहना चाह रहा है वो गरीब इंसान, आई थिंक तब लगना चाहिए कि आप ऑफिसर हैं. बिकॉज दैट्स द क्वालिटी ऑफ एन ऑफिसर, टू अंडरस्टैंड द इश्यूज एंड येस टू इम्प्लीमेंट द गवर्नमेंट पॉलिसीज. हमें ऊपर से जितने भी इंस्ट्रक्शंस आते थे कि वैक्सीनेशन के बीच में कितना इंटरवल्स होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग हमारे तहसील में इम्प्लीमेंट करते थे. ऑक्सीजन हो गया, सोशल डिस्टेंसिंग एंड एवरीथिंग, जितने भी बेसिकली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और इंस्ट्रक्शंस आते थे वो सब कुछ हम लोग मेंटेन करते थे, वो सब हमें इम्प्लीमेंट करना होता था. और क्योंकि ये पेंडेमिक सिचुएशन है तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर की भी थोड़ी सिचुएशंस आ जाती थी, तो वो सारी चीज़ें हम लोग करते थे हैंडल, एंड बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है. मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ सो दैट आपके अंदर जो आग है वो थोड़ी और ज़्यादा एक्सेंचुएट हो जाए, सो दैट यू कैन वर्क अ लॉट हार्डर, बिकॉज बहुत ज़्यादा काम है यहाँ पे और आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. वी रियली नीड यंग ऑफिसर्स, दे आर वर्किंग रियली वेल. तो बहुत बहुत अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा. प्लीज़ वर्क हार्ड टू गेट ओवर देयर. स्ट्रीम्स का ना, ठीक है. और कोई क्वेश्चंस नहीं लग रहे हैं अब? टाइम 5:30. और क्वेश्चंस हैं? कवर हो गया. एट वॉट एज डिड यू क्लियर द एग्जाम? So we joined in November 2019. I was when I have forgotten now. I'm 96 born basically, so just figure it out on your own. ठीक है. नहीं है ना? ऊपर कोई थे अच्छे क्वेश्चंस? टाइम पास है. Read the news. If you do current affairs, do you need to read the newspapers? See, as I said, there is no set formula. There is no such thing कि भाई न्यूज़पेपर पढ़ा नहीं पढ़ेंगे. It's up to you. If आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते आ रहे हैं, इट्स गुड. अगर नहीं भी पढ़ा है, करंट अफेयर पढ़ा है, देन ऑल्सो इट्स गुड. बट समटाइम्स इट्स गुड टू रीड फ्यू आर्टिकल्स, फ्यू गुड आर्टिकल्स, बिकॉज करंट अफेयर्स तो क्या है, मैगजीन में सब कुछ कवर ही होता है, लेकिन आर्टिकल में जिस तरीके से कुछ मुद्दों को वो लोग एनालाइज करते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला वैक्सीनेशन इन इंडिया एज अ होल, आपको वो टॉपिक कवर करना है. इसको गूगल करो आप, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, एंड आप देखो वो आर्टिकल को पढ़ो. उस एक आर्टिकल में वो लोग हिस्ट्री से शुरू होके वे अहेड तक सब कुछ कवर कर लेते हैं, तो एक ना स्टोरी फॉर्मेट कवर हो जाता है. ठीक है. सो एडिटोरियल्स जो है ना वो आपको एक झलक देते हैं, छोटी सी झलक है कि आप ऐसे कैसे लिख सकते हैं आपका, क्योंकि वो लोग तो पर्टिकुलर टॉपिक पे एडिटोरियल लिखेंगे. एडिटोरियल भी कितना 300 400 500 वर्ड्स का तो होना ही चाहिए. तो वहां से आपको ये चीज़ सीखने को मिलेगी कि कैसे स्क्रैच से शुरू करके ऊपर तक आप पूरा फ्लो एक मेंटेन कर रहे हो विथ ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एवरीथिंग. तो कुछ जो मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक्स हैं ना जो मेंस में आ सकते हैं, उनके बारे में आप दो तीन आर्टिकल ज़रूर अभी पढ़ लो मेंस के पहले पहले, और उसमें से जो मेन पॉइंट्स है ना वो निकाल के आप अच्छे से उसके नोट्स बना सकते हैं. How many attempts you took to GPSC? This was my first attempt. Okay. How are your training? Which Gujarati paper to read? Which Gujarati newspapers to read? Any popular Gujarat Samachar, Sandesh, એનું જે editorial section હોય ને એ વાંચી લો. ઠીક છે, ફોર ધ લેંગ્વેજ પેપર એન્ડ એવરીથિંગ ઇફ યુ આર આસ્કિંગ. એન્ડ કરંટ અફેર માટે તો all newspapers are good. Gujarat Samachar and Sandesh are the most popular. How many hours did you studied? I get the most confused when such questions are being asked. On an average maybe 7 to 8 hours, but it's never fixed.
you know, because as an aspirant I can say 8 घंटा 9 घंटा हमारी प्रायोरिटी नहीं होता है. इट्स ऑल अबाउट योर मूड एंड योर डेडिकेशन. ऑन सम डेज आप 12-12 घंटे खींच लेते हैं बिकॉज आप उस जोन में है कि आप पढ़ लोगे. कभी कभी आप नहीं पढ़ते हो, बट ऑन एन एवरेज 7 to 8 hours a day does the trick. और अभी तो आपको उतना मेंटेन करना चाहिए इफ यू विल बी राइटिंग मेंस द नेक्स्ट मंथ. ठीक है, स्क्रॉल करना है उसको. ठीक है, बंद करें. सो आई थिंक वी हैव कवर्ड द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड आई हैव ट्राइड टू कवर देम ऑल. आई होप जितना भी मैंने बोला है उसमें से कुछ आपको काम हो जाए. हमने मेंस को ज़्यादा फोकस किया था. येस, विल कवर इंटरव्यू ऑल्सो इन ब्रीफ, क्योंकि आई मिस ऑन दैट. 900 marks interview, 100 marks for 900 marks means, and now 100 marks for interview. You know, I strongly feel, शायद थोड़ा unbelievable लगे, but I really think interview is the best part of this examination. No, हम लोग कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें हमेशा लास्ट में होती है. सो ये अच्छी चीज़ है जो लास्ट में हो गया आपके साथ. आफ्टर क्लियरिंग दैट प्रीलिम्स एंड दिस डेडली means, this is a relief stroke for you. Please do not fear interviews. This is the best part of the whole journey. Yes, 100 marks, ठीक है. 900 तो आपने ले लिए. अभी ये जो 100 मार्क्स है ना, ये आपको आपकी रैंक दिलाएगा. वन ऑफ माई फ्रेंड, माई बैचमेट, उनके मेंस में मार्क्स अच्छे थे. ऑब्वियसली शी इज़ विथ मी, सो in top ranks, but what nailed her through was interview marks. उनके इंटरव्यू के मार्क्स इतने अच्छे थे कि 20-30 मार्क्स का डिफरेंस आ गया. 20-30 मार्क्स इज ह्यूज. यू नो, एवरेज मार्क्स 50, 55, 50 इज द एवरेज मार्क्स. 50 इज द एवरेज मार्क्स इन इंटरव्यू. अगर वो आते हैं उससे कम तो फिर कम हो जाता है, लेकिन उनके मार्क्स काफ़ी अच्छे हो गए थे, तो उस वजह से उनका फाइनल जो स्कोर था ना वो ऊपर बढ़ गया, एकदम रैंक चेंज हो जाती है. दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू. आपके जो मेंस है उसको आपको थोड़ा और पुशअप करना है. इंटरव्यू इज़ द ट्रिक. ऑफ कोर्स कुछ लोग होते हैं जिनके मेन इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स है, लेकिन मेंस में उन लोगों ने एकदम जैसे स्टार्टिंग में बोला 6 लगा लिए, तो फिर उनको कोई पछाड़ नहीं सकता है. लेकिन इंटरव्यू होल्ड्स वेरी 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 ह्यूज इंपॉर्टेंस. ठीक है, 100 मार्क्स का है, आराम से करिए, प्लीज़ कोई टेंशन मत लो. 1 या 2 मॉक्स दे दो. मुझे स्ट्रांगली लगता है कि बहुत ज़्यादा मॉक्स नहीं देने चाहिए, क्योंकि एट द एंड इंटरव्यू इज़ अबाउट यू, योर इंडिविजुअलिटी. इट्स बिटवीन यू एंड द बोर्ड. अगर इंटरव्यू में भी कोई सेट फॉर्मेट होता कि इसी हिसाब से आपको काम करना है, तो अगेन दे वुड हैव प्रिस्क्राइब्ड द होल थिंग ना, वेयर ओनली दिस कलर ऑफ शर्ट, वेयर स्पीक ओनली दिस, इसी तरह से बात करनी. नो, दे हैवंट डिफाइंड एनीवन, क्योंकि एवरी पर्सन इज डिफरेंट. येस, देर आर अ फ्यू क्वालिटीज, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज एज वी से, राइट. उन चीज़ों पे आपको थोड़ा काम करना है, थोड़ा पर्सनैलिटी, द वे यू विल टॉक, द वे यू विल रिएक्ट, वो आपको मॉक्स में समझ में आ जाएगा. 1 या 2 मॉक्स दे दो, बहुत ज़्यादा नहीं देने हैं. फीडबैक्स को ध्यान में रखें, बहुत ज़्यादा सीरियसली मत लो उसको. ठीक है, डोंट लेट इट अफेक्ट यू एज अ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं तो क्या ही कर रहा हूँ, मुझे तो इतने नेगेटिव फीडबैक्स मिल गए. नो, यू आर ऑलवेज गुड. जस्ट बी ट्रू टू योर सेल्फ, एंड इन इंटरव्यू जस्ट बी योर सेल्फ, जस्ट बी हैप्पी. ठीक है, जस्ट ऐसा आप सोचो इंटरव्यू के बारे में, अगर कि यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर ऑल ऑफिसर्स जो बोर्ड में होते हैं. सो आप जस्ट इमेजिन करो कि गुजरात गवर्नमेंट के कुछ बहुत ही अच्छे ऑफिसर्स हैं, उनके साथ आपको एक कमरे में बिठाया जा रहा है. 20 minutes, 30 minutes, you just get a chance to talk to them. How lucky are we, right? This is, मतलब इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है. दिस इज़ द मोस्ट हैपनिंग थिंग दैट कैन हैपन टू एन एस्पिरेंट, कि सिलेक्शन होने से पहले ही उनको चांस मिल गया कि इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर्स से बात करें. कहने का मतलब है, इसको बहुत ही नॉर्मल ट्रीट करो आप. ठीक है, दे आर देयर टू सिलेक्ट यू. आप वहाँ जाओगे, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा. बहुत ग्रेशियस होते हैं वो लोग, आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील कराएंगे. They will test you on your conduct, the way you talk, the way you deal with questions. कुछ you know, just work on your body language. वो आपको मॉक्स में पता चल जाएगा. जैसे मेरे साथ क्या होता था ना, मेरी अभी भी ये चीज़ है
कि मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है वो मेरे फेस पे दिख जाएगा. सो लाइक इफ आई एम टेंस्ड यू कैन फिगर इट आउट, इफ आई एम वेरी हैप्पी यू कैन फिगर इट आउट ऑन माई फेस. सो फीडबैक में मुझे ये चीज़ मिली थी कि आपके तो फेस से सब कुछ पता चल रहा है, सो जस्ट ट्राई टू होल्ड अ फ्यू थिंग्स बैक. तो मुझे उस पर थोड़ा काम करना पड़ा था. आई रियली जस्ट नीडेड टू वर्क ऑन माई फेशियल एक्सप्रेशंस अ बिट, नॉट टू मच, सो दैट मतलब ये ना लगे कि मतलब ये तो टेंशन में आ गई. कुछ क्वेश्चंस होते हैं ना जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आपको पूछ लेते हैं, तो उसमें मैं एकदम शॉक हो जाती थी. तो दीज थिंग्स जस्ट गिव 1 or 2 marks, वॉच योर सेल्फ, वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, योर सिटिंग प्रॉपरली. बाकी बस वहाँ जाना है. नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा है, आपके बारे में आपसे बात करने वाले हैं. आपका कोई वर्क प्रोफाइल रहा है उसके बारे में अच्छे से पढ़ लो. हॉबीज़ जो है उसको अच्छे से कवर कर लो. जस्ट you just need to know, you just need to be aware about what you like हॉबी में, and you just need to know what you have been doing, what you do आपकी जॉब प्रोफाइल में. दैट्स इट. बाकी इससे आगे जनरल करंट अफेयर्स में जो कुछ लगता होगा वो पूछ लेंगे आपको. मुझे उन्होंने फीमेल, मेरा काफ़ी वुमेन ओरिएंटेड रहा था, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस बैक टू बैक पूछे गए थे. तो यू जस्ट नीड टू बी अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू एंड जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स, कंफर्टेबल. ठीक है. इंटरव्यू के लिए आप टाइमिंग आपका कॉल होता है, लेकिन उस दिन और भी लाइंड अप होता है इंटरव्यू. हो सकता है आपको 5-6 घंटा, नॉट 5-6 घंटा, बट वेट करना पड़ जाए. बाय द टाइम आपके चांस है यू आर टायर्ड एंड यू आर एग्जॉस्टेड एंड यू डोंट फील लाइक गोइंग, एंड फिर आप एकदम डल फेस के साथ जा रहे हैं. नो, यू हैव टू बी फ्रेश, यू नीड टू फील हेल्दी. अच्छे से ब्रेकफास्ट करें सुबह, खुश रहिए और रिलैक्स होके एकदम इंटरव्यू बोर्ड में जाएं. वो लोग भी सुबह से इंटरव्यू ले रहे हैं, वो भी थोड़े मेंटली एग्जॉस्ट होते हैं. एंटर विथ गुड स्माइल सो दैट यू नो थोड़ा रिलीफ उनको भी मिल जाए. जस्ट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, दैट्स द ओनली ट्रिक टू इंटरव्यू. बाकी कोई टेंशन नहीं लेनी है. डू नॉट मेस अ लॉट अराउंड व्हाट टू वेयर एंड एवरीथिंग. मैंने देखा है बहुत से लोग, यार मैं क्या पहनूंगा, मैं ये पहनूँ वो पहनूँ. डोंट डू सच थिंग्स. सिंपल डिसेंट क्लोथ्स, फॉर्मल, बस. फिर लाइट ब्लू या डार्क ब्लू शेड, डोंट गेट इनटू दोज थिंग्स. यू जस्ट हैव टू लुक प्रेजेंटेबल एंड अल्टीमेटली आप बहुत ही ज़्यादा डेकडअप होके जाते हैं, यू नो, लाइक 3 पीस एंड ऑक्सफर्ड शूज़. वहाँ जाके आप बोल ही नहीं पा रहे हो, डजेंट मैटर. ठीक है. वहाँ जाके बोलना, टू बी एबल टू कम्युनिकेट, टू बी एबल टू गिव द बेस्ट इंप्रेशन ऑफ यू इन दो 30 minutes इज द ट्रिक. दैट्स द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इन द इंटरव्यू. एन्जॉय द प्रोसेस. ठीक है. अभी भी आप शायद देख रहे होंगे, मैंने जब से इंटरव्यू की बात बोलना शुरू किया तो मेरे फेस पे स्माइल आ गई है, क्योंकि मुझे मेरा इंटरव्यू याद हो गया. आई हैड द बेस्ट एक्सपीरियंस एंड एवरीवन एल्स ऑल्सो. सो जस्ट एन्जॉय द इंटरव्यू प्रोसेस एंड बाद में फाइनल रिजल्ट्स आ जाते हैं एंड दैट्स इट. आई थिंक, आई होप आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो मेरी इन जो कुछ भी हमने बातें की. जो लोग भी मेंस लिख रहे हैं, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. अच्छे से लिखे सारे पेपर्स. कोई डाउट्स वगैरह हो तो आई एम अवेलेबल ऑन ट्विटर. Sooner or later I'll try to reply, but I will definitely try to reply. I'm there on Telegram as well. Timely नहीं, पर मैं आपको reply ज़रूर कर लूँगी. अगर आपको कुछ valid questions हैं examination point of view से, you can definitely approach that. So I think we don't have any more doubts, right? Yes, so we can end it over here. Thank you so much for bearing with me and all the very best, all of you. Thank you.